बिलियनर टाइकून जो अपनी बेटियों के साथ की गई गलतियों का पश्चाताप करना चाहता था, उसने मुझे अपना बेटा बनाने के लिए 100 मिलियन युआन खर्च करने में जरा भी देर नहीं की। उसके बाद से अचानक मेरी 5 बेहद खूबसूरत बड़ी बहनें बन गईं। पैसों के लिए मैंने बड़ी होशियारी से अपनी एक शर्मीले और कमजोर छोटे भाई वाली इमेज बनाई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पल वो मुझे देखेंगी उनमें से हर एक मुझ पर बिल्कुल फिदा हो जाएगी। दिन में उन्हें डर लगता है कि अगर मैं बाहर गया तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वो मुझे रस्सी से अपने पास बांध कर रखना चाहती हैं। रात में उन्हें डर लगता है कि मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सब मेरे बेड पर आ जाती हैं मुझे बेड टाइम स्टोरीज सुनाने के लिए। आज किसी का बेटा बनने का मेरा पहला दिन है। मेरे पास खड़े होकर सू जैंगो ने हिदायत दी, हम बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, मेरी बेटियों के सामने कोई गलती मत करना। मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने एक हल्की आह भरी और उसके कंधे पर हाथ रखा। डैड, क्या आपको मेरी एक्टिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है? मैं सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सही तरह से हैंडल करूंगा। तभी सू जियांगो के चेहरे के भाव नरम हुए और उसने सर हिलाया। पहले अंदर जाओ, मैंने बटलर से तुम्हारे लिए कमरा तैयार करने को कह दिया है। साथ ही मैंने लड़कियों को तुम्हारी वापसी के बारे में बता दिया है। अगर तुम किस्मत वाले हुए तो तुम आज रात उन सबसे मिल सकोगे। फिर सू जैंगो बटलर की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या हुआंग घर पर है? चौथी यंग लेडी अपने कमरे में है सर। क्या मैं उन्हें नीचे बुलाऊं? उन्हें नीचे बुलाओ, उनका अपने भाई से मिलने का वक्त आ गया है। ये कहकर सू जैंगो ने मुझे आंख मारी। मैंने बिना किसी घबराहट के शांति से सर हिलाया। यहां आते वक्त भी मैंने उन 5 बहनों के बारे में सारी जानकारी याद कर ली थी। जैसे कि चौथी बहन जिससे मैं मिलने वाला हूं, उसका प्रोफेशन एक मांगा आर्टिस्ट का है। वो सारा साल घर से बाहर नहीं निकलती, वो अपना कमरा तक नहीं छोड़ती। साफ है, वो उस तरह की है जो सोशल एंजाइटी से जूझ रही है। इस तरह की लड़कियों के लिए मेरे पास हैंडल करने के अपने तरीके हैं। बस थोड़ी देर बाद अचानक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और एक यंग लेडी को सफेद कपड़ों में डरते हुए सीढ़ियों के ऊपर खड़े देखा, जो चिंता से भरे चेहरे के साथ नीचे देख रही थी। हुआन, यहां आओ और जान पहचान करो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, सुयू। हेलो छोटे भाई सुयू। सू हुआन के गुलाबी होंठ थोड़े हिले, उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। मैंने उसके कमजोर लहजे की नकल करते हुए जवाब दिया, हेलो नूना हुआन। सू जांगो ने हैरानी से अपना सर घुमाया। तुम ये किस तरह का खेल खेल रहे हो? तुम मेरी धमकियों के सामने बिल्कुल शांत थे, तो मेरी बेटी को देखते ही तुम इतना डरने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह उनके साथ अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हो? वो सू हुआन को समझाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने ऊपर सू हुआन की आंखों में एक अनोखी चमक देखी। खुशी का वो एहसास उसने अपनी बेटी में पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये मेरा छोटा भाई है? इसका शर्मीला चेहरा बहुत ही प्यारा है। सू हुआन की आंखें चमक उठी जैसे उनमें हजारों सितारे हों। सच तो यह है कि सोशल इंटरैक्शन के अपने गहरे डर की वजह से जब भी वो किसी अजनबी का सामना करती है, वो हमेशा खुद को छोटा और कमतर महसूस करती है। लेकिन ये देखकर कि सूयू बिल्कुल उसके जैसा ही निकला, वो एहसास तुरंत एक अपनेपन में बदल गया, जैसे एक जैसे दो लोग। ये बच्चा, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी। सू जैंगो मुड़ा और उसने मुझे एक तारीफी नजर से देखा। जारी रखो, मैंने इशारे से कहा। इतनी कामयाब शुरुआत के साथ जाहिर है मुझे इस फायदे का इस्तेमाल करना था। मुझे उसके करीब जाने का एक मौका बनाना था, वरना अगर वो अपने कमरे में वापस चली गई तो पता नहीं मैं उससे दोबारा कब मिल पाऊंगा। हे हुआन, डैडी को अभी कुछ काम है। क्या तुम सू को घर दिखा सकती हो ताकि वो घर का आदी हो जाए? इस प्रस्ताव को सुनकर सू हुआन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसके सोशल फोबिया के लेवल के साथ अकेले रहना तो दूर, बस आमने सामने खड़े होकर बात करना भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत इस्तेमाल करनी पड़ रही हो। जैसे ही वो तमीज से मना करने वाली थी, उसने अचानक नीचे देखा और मुझे डर के मारे सू जैंगो की पीठ के पीछे छिपते हुए देखा। मेरा छोटा सा लाचार दिखने वाला हाथ चुपके से डैड की शर्ट खींच रहा था। अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं नूना हुआन। सूयू की आवाज कांपी, जो सोशल फोबिक के डर से भरी हुई थी, और सीधा सू हुआन के कानों में गई। इसने तुरंत ही उसके अंदर एक ताकतवर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जगा दी। वो बस सूयू के पास भागना, उसे गले लगाना और उसे कंफर्ट देना चाहती थी। डरो मत, नूना तुम्हारे लिए यहां है। वो बस बहुत ही बेचारा है। सू हुआन की आंखों में डिटर्मिनेशन की एक चमक दिखी, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो, और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं छोटे भाई सूयू को आसपास दिखाऊंगी ताकि वो एनवायरनमेंट का आदी हो जाए। उसने सच में हां कर दी। सू जियांगो एक पल के लिए जम सा गया। अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। आप क्या सोच रहे हैं बूढ़े आदमी? अब जाइए भी, यहां खड़े रहकर थर्ड व्हील बनना बंद करें।
पीछे से सुयू की आवाज ने सू जियांगो को हकीकत में वापस लाया। फिर वो खुशी से हिदायत देते हुए निकल गया। फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, ओके? मेन डोर अभी बंद ही हुआ था और उस बड़े से लिविंग रूम में अब सिर्फ 2 लोग थे, सू हुआन और मैं। सू हुआन धीरे से सीढ़ियों से नीचे आई। उसके हाथ अनजाने में उसकी पीठ के पीछे जुड़े हुए थे। उसकी नज़र बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। ये साफ था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अपने छोटे भाई के साथ बात कैसे शुरू करे। वाह, मैं कितनी नाकामी हूं। मैं साफ तौर पर बड़ी बहन हूं, फिर भी मैं अपने भाई से बात करने जैसा मामूली काम भी नहीं कर पा रही। मैंने पहल की और आगे बढ़ा। नूना, पहल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने कान के पास ये शब्द सुनकर उसका चेहरा अपने आप लाल हो गया। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो एक बहन को करना चाहिए। आपको मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। मैंने यकीनन आपके लिए चीजें बहुत ऑकवर्ड कर दी होंगी, है ना? सू हुआन दंग रह गई। क्या उसने अभी मेरी हिचकिचाहट देख ली? उसे सोचने का वक्त दिए बिना मैंने बात जारी रखी। अगर आप मुझे आसपास नहीं दिखाना चाहती तो आप बस मुझे इग्नोर कर सकती है। डोंट वरी, आई वोंट टेल डैड। सू हुआन तुरंत घबरा गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो हर हाल में साफ साफ समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिचकिचाती जुबान की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। हालांकि मेरी परफॉर्मेंस यही नहीं रुकी। कोई बात नहीं नोना, मैं वैसे भी पहले से इसका आदी हूं। आखिरकार मैं बस सड़कों से उठाया गया एक आवारा बच्चा हूं। मुझे काफी वक्त से इस तरह की जिंदगी की आदत हो गई है। कितना सच में बेचारा बच्चा है। बाहर भटकते हुए उन 10 से ज्यादा सालों में उसने यकीनन बहुत दुख झेले होंगे, और फिर भी मैं इतनी बेदर्द थी कि उसे ठुकराने के बारे में सोच रही थी। इसके लिए तो मुझे मर जाना चाहिए। सू हुआन के दिमाग में पछतावे और हमदर्दी की एक कभी ना खत्म होने वाली लहर उठी। उसने अचानक मजबूती से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में यहां तक कि ममता के आंसू चमकने लगे। डरो मत छोटे भाई, अब से तुम्हें और अकेले रहने की जरूरत नहीं है। हम अब परिवार हैं। सू हुआन सिर्फ अपने बोलने की हिचकिचाहट पर गुस्सा थी। साफ तौर पर उसके दिल में 10,000 शब्द थे जो वो कहना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके होठों तक पहुंचे तो वो सिर्फ इन कुछ छोटे जुमलों में बदल गए। इस पल में अंदर ही अंदर तकरीबन जोर से हंस पड़ा। लगता है प्लान बहुत ही आसानी से चल रहा है। सच में एक मासूम जवान लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी। सिर्फ कुछ शब्द ही उसकी हिफाजत की दीवार को पूरी तरह गिराने के लिए काफी थे। माहौल को गर्म देखते हुए मैंने मुतासिर होने का नाटक किया और अपनी आंखों के कोनों से फर्जी आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया। जज्बे से भरी एक कांपती हुई आवाज में मैंने कहा, शुक्रिया नूना। हे छोटे भाई, चलो नूना तुम्हें इस मैंशन की सैर करवाती है। अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सुयू के प्रति सू हुआन का रवैया साफ तौर पर बहुत करीबी हो गया था। उसके बात करने का तरीका अब इतना मजबूर नहीं था जितना शुरू में था। उसने ये देखने का इंतजार भी नहीं किया कि सुयू राजी है या नहीं, बल्कि बस उसका हाथ पकड़ा और सीधे मैंशन के ग्राउंड्स की तरफ चल दी। अगले कई घंटों के दौरान सू हुआन मुझे इस पूरे बड़े मैंशन के हर कोने कोने में ले गई। छोटे भाई सुयू, तुम्हें क्या लगता है, हमारा घर काफी बड़ा है ना? ठीक उसी समय उसकी पॉकेट में रखा फोन अचानक जोर से वाइब्रेट हुआ। उसने चेक करने के लिए उसे खोला। पता चला कि ये सिस्टर्स के ग्रुप चैट में मैसेजेस थे। हालांकि उन सब ने दावा किया था कि वो घर नहीं आ रही हैं, लेकिन हकीकत में हर कोई इस नए आए छोटे भाई के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि वो असल में कैसा है। हे फोर्थ सिस, व्हाई सो क्वाइट? तो वैसे ये छोटा भाई कैसा है? क्या वो देखने में अच्छा है? क्या तुम्हारे पास कोई फोटोज हैं? भेजे जा रहे सवालों की बौछार को देखते हुए सू हुआन ने सुयू पर नजर डाली, जो आसपास देखने में खोया हुआ था। उस पल दूर से चमक रहे सनसेट के नीचे मेरे चेहरे का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सू हुआन ने जल्दी से अपना कैमरा ऐप खोला। क्लिक। वो खूबसूरत फोटो अब उसके फोन के एल्बम में सुरक्षित रखी थी। आवाज सुनकर मैंने सर घुमाकर देखा। मैंने सू हुआन शू को गुनहगारों की तरह अपना फोन छुपाते हुए पकड़ लिया। उसने मुझे देख लिया। सू हुआन शू के चेहरे पर एक शर्मीली लाली आ गई। वो बिल्कुल उस बच्चे जैसी लग रही थी जिसने अभी कुछ गलत किया हो। मुझे माफ कर दो, बस तुम अभी इतने हैंडसम लग रहे थे, मैं खुद को तुम्हारी चोरी चुपके फोटो लेने से रोक नहीं पाई। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी। तुम मेरी बहन हो, फ्यूचर में अगर तुम फोटो लेना चाहो तो बस मुझे बता देना। सू हुआन शू दंग रह गई। सही बात है, सू यू मेरा छोटा भाई है। क्या इसका मतलब है कि मैं जितनी चाहूं उतनी फोटोज ले सकती हूं? ये सोचकर सू हुआन शू बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस करने लगी। उसने हल्के से अपने होंठ भींचे। उसकी आंखें चमक रही थी जब वो मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी। तो क्या मैं एक और ले सकती हूं?
बिल्कुल ले सकती हो। बहुत जल्दी सू यू के पुरजोश साथ की वजह से सू हुआन शू के एल्बम में फोटोज की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि उसने वो सब ग्रुप चैट में नहीं भेजी, उसने सिर्फ 1 या 2 चुनी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। बाकी सबके लिए वो उन्हें अपनी प्राइवेट कलेक्शन के तौर पर रखना चाहती थी। फिर भी सू यू की सिर्फ उन कुछ फोटोज की वजह से ग्रुप में बहनों के बीच हलचल मच गई थी। क्या ये सच में हमारा छोटा भाई है? ओ माय गॉड, ये कितना दिल पिघलाने वाला क्यूट है। मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं और उसे बहुत सारा प्यार करूं। इसकी लुक्स आजकल के ज्यादातर आइडल से कहीं बेहतर हैं। मुझे 3 मिनट के अंदर इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मगर ठीक उसी वक्त ग्रुप की एक और मेंबर के चेहरे पर बिल्कुल उल्टे जज्बात दिखाई दिए। सू किंग हान बिना पलके झपकाए फोटो को गौर से देखती रही। काफी देर तक वो खामोश रही, बिना एक शब्द बोले। आखिरकार खुद को रोक ना पाते हुए उसने एक मैसेज टाइप किया। फोर्थ सिस, अगर मैं पूछ सकूं, हमारे छोटे भाई का नाम क्या है? सू हुआन शू ने अपने गर्व में झूमते हुए ये मैसेज देखा और जल्दी से रिप्लाई किया। इसका नाम सू यू है। तुम्हें क्या लगता है, ये अच्छा नाम है ना? सू यू, ये सच में सू यू है। सू किंग हान की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी सांसों के साथ उसका फोन कांप रहा था। एक अजीब सा जादुई एहसास अचानक उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। साफ दिख रहा था कि कल तक वो स्कूल में मदद लेने वाला एक अनाथ था, वो अचानक सू किंग हान का सगा भाई कैसे बन सकता है? आज एक ही वक्त में उसके दिल में खुशी और परेशानी भर गई। खुशी इसलिए क्योंकि सू यू उसका भाई निकला। उनके बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन मसला ये था कि सू यू उसका सगा भाई था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए था? दिमाग में कई अनसुलझे सवालों के साथ सू किंग हान ने एक पल के लिए सोचा और फौरन फैसला किया, अभी घर जाना होगा। छोटे भाई, सू यू, तुम्हें भूख लगी है? किचन में कुछ स्नैक्स हैं, नूना तुम्हारे लिए कुछ लाने दो। ओके। हॉल में सू हुआन शू मेरे पास बैठी थी और लगातार मेरा ख्याल रख रही थी। मैंने सू हुआन शू को रोक दिया जब वो उठने वाली थी और कहा, जरूरत नहीं है नूना, वैसे भी डिनर का वक्त होने वाला है। मैं आज रात तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। सू हुआन शू अचानक ठिठक गई। उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उलझन दिखाई दी। तुम्हारा मतलब है कि हम लिविंग रूम में खाना खाएंगे? मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ, डैड के साथ भी, हमारी पूरी फैमिली एक साथ जमा होगी। लेकिन सू हुआन शू काफी हिचकिचाती हुई दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहती थी, बस डैड से साथ बैठने की बात ने उसकी सोशल एंग्जाइटी को बढ़ा दिया था और उसका पीछे हटने का दिल कर रहा था। मैं जाहिर है उसकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझता था। ये देखकर मैंने एक हल्की आह भरी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आखिरकार मैं तो सिर्फ एक आउटसाइडर हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। सू हुआन शू ने जल्दी से सफाई देते हुए अपने हाथ हिलाए। मैं बस डैड से थोड़ा डरती हूं। सू हुआन शू ने असली वजह फुसफुसाते हुए बताई। तो क्या तुम इस बार मेरे लिए ये कर सकती हो? मैंने उसे मनाने के लिए सबसे नरम लहजा इस्तेमाल किया। इसके अलावा तुम शायद हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहती है ना? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी डैड से बचते हुए गुजारोगी? और तो और, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैंने नरमी से सू हुआन शू का नाजुक हाथ थाम लिया। वो हल्की से ठिठकी, फिर उसके चेहरे पर एक और शर्मीली लाली आ गई। छोटे भाई सू यू का हाथ कितना गर्म है। जैसे ही मैं सोच रहा था कि क्या फौरन ये अच्छी खबर सू जियोंगो को दे दूं, तभी मैंशन के मेन एंट्रेंस से अचानक एक ठंडी शख्सियत सामने आई। एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास का टेम्परेचर कुछ डिग्रीज गिर गया हो। इतनी ग्लैमरस। ये देखकर के कौन आया है? सू हुआनी ने खुशी से सलाम करने के लिए हाथ हिलाया। सू किंग हान ने उस सलाम पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी नजर पूरी तरह मुझ पर टिका दी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और बिना किसी इमोशन के ठंडी आवाज में पूछा, क्या मुझे तुम्हें जूनियर बोलना चाहिए या मुझे तुम्हें छोटा भाई बोलना चाहिए? उन अल्फाज के फौरन बाद सू हुआनी सबसे पहले हैरान हुई। क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हम एक ही स्कूल में जाते हैं। नूना किंगहान मेरी सीनियर हैं, मैंने समझाने के लिए नरमी से कहा। तो ये बात है। सू हुआनी की आवाज में अचानक थोड़ी उदासी आ गई। उसने सोचा था कि वो 5 बहनों में से पहली है जिसने सूयू के साथ गहरा रिश्ता बनाया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी छोटी बहन उसे काफी वक्त से जानती थी। नूना, मुझे सूयू से कुछ जाती काम है, मेहरबानी करके हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें।
सू हुआनी के रिएक्शन का इंतजार किए बिना सू किंगहान ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। मुझे बताओ कि असल में चल क्या रहा है। सू किंगहान की आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी, फिर भी उसमें थोड़ी सी फिक्र थी। ये कहना कि वो गुस्सा नहीं थी एक झूठ होगा। सू और वो पहले ही करीब थे, उसने इतनी बड़ी बात के बारे में एक लफ्ज भी क्यों नहीं कहा। खुशकिस्मती से मैंने इसका अंदाजा लगा लिया था और एक जवाब तैयार कर लिया था। आज सुबह जो हुआ उसे मुख्तसर बताने के बाद मैंने वो वजह भी बताई कि मैंने उसे क्यों नहीं बताया था। डैड पहले से हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे घर आने का इंतजार करना चाहते हैं ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकें। क्या ये सच है? जवाब सुनने के बाद सू किंगहान ने पूरा सुकून महसूस किया। तो ये बात है, वो परेशान थी कि कहीं सूयू उससे नफरत तो नहीं कर रहा। इसलिए मैंने ये तुमसे जानकर नहीं छुपाया था नूना। मैंने अपना सर खुजाने के लिए हाथ उठाया। मेरे चेहरे पर साफ पछतावा दिख रहा था। फिक्र मत करो, मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूं। सू किंगहान ने लापरवाही से जवाब देते हुए बात खत्म कर दी। ये देखकर कि गलतफहमी पूरी तरह दूर हो गई है, मेरे दिमाग में नए आइडियाज आने लगे। शायद उसे डिनर के लिए रोकना इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? अपना इरादा पक्का करके मैंने कहा, हे नूना, वैसे भी अब जब हम एक फैमिली हैं तो क्या तुम आज रात डिनर के लिए रुकोगी? सू किंगहान के होठों पर एक इशारा करती हुई मुस्कुराहट आई। मैं नहीं रुक सकती, आज रात मेरी अभी क्लास है। खाना खाने के बाद जाने में ज्यादा देर नहीं होगी, मैंने जल्दी से बात जोड़ी। सू किंगहान ने मुझे चिढ़ाने वाली नजरों से देखा। लगता है तुम वाकई मेरे साथ डिनर करना चाहते हो। मेरे माथे पर फौरन ठंडा पसीना आ गया। सच में एक खौफनाक औरत है। क्या उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज है? ये देखकर सू किंगहान ने बात जारी रखी। अगर ऐसा है तो ऐसे करते हैं, मैं कल दोपहर स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं दंग रह गया। बस इतना ही? मुझे लगा मेरी एक्टिंग पकड़ी गई। क्या ये ठीक नहीं है? सू किंगहान ने मेरी खामोशी देखकर अपनी तेवरियां चढ़ाईं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम वाकई आज रात नहीं रुक सकती? रहने दो। सू किंगहान ने मजबूती से अपना सर हिलाया। फिर वो मुड़ी और सीधा मैंशन के मैदान से बाहर चली गई। सर, आज की ये सिचुएशन है। सू किंगहान के जाने के फौरन बाद मैं सू जांगवो को ढूंढने गया जो गार्डन में छुपा हुआ था, ताकि काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकूं। उसका हुलिया देखकर मुझे हंसी आने लगी। ये आदमी साफ तौर पर सू किंगहान से बात करना चाहता था, लेकिन आखिर में वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच कहूं को तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ आधे दिन में तुमने पहले ही हुआनी का भरोसा जीत लिया है। लगता है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। सू हुआनी के साथ दोपहर की टूर की वजह से मुझे उसके बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने नरमी से दरवाजा खटखटाया। सू हुआनी की नर्म आवाज अंदर से आई। कौन है नूना? मैं हूं, तुम्हारा छोटा भाई सूयू। अंदर से आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। उसके फौरन बाद सू हुआनी ने अपना छोटा सा सर दरवाजे से बाहर निकाला। मुझे वहां खड़ा देखकर उसके चेहरे पर चांद जैसी चमकदार मुस्कुराहट आई। सूयू, जल्दी अंदर आओ। सू हुआनी के इशारे पर यह पहली बार था कि मैंने किसी लड़की के प्राइवेट कमरे में कदम रखा था। सूयू, बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें दोपहर में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये अभी तक बिखरा हुआ था, लेकिन अब इसे अपना ही घर समझो। तुम जो चाहो देख सकते हो। सू हुआनी शू ने पूरे भरोसे के साथ अपना सीना थपथपाया। पूरी दोपहर के इंटरैक्शन के बाद सूयू नाम अब उसके दिल में एक बहुत ही खास जगह रखता था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने छोटे भाई को अपना कोई भी गंदा या बिखरा हुआ हिस्सा दिखाए। ये सुनकर मैंने कमरे का जायजा लिया। मुझे मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल एक जवान लड़की के कमरे के मेरे तसव्वुर से मेल खाता था। नरम गुलाबी बेडशीट्स जिन्हें अनगिनत स्टफ्ड एनिमल्स ने घेरा हुआ था और एक वार्डरोब जो नाजुक ड्रेसेस से भरी हुई थी। इधर उधर देखने के बाद मैं अपने असल मकसद पर वापस आया। नोना, मैं दरअसल आपको नीचे डिनर के लिए बुलाने आया था। देर हो रही है। बॉस, मेरा मतलब है डैड, नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सू हुआन की नजर अचानक कतराने लगी। हालांकि उसने पहले सूयू से इतना पक्का इरादा किया था, पर असली सूरत हाल का सामना करते वक्त उसमें अब भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। डरिए मत नोना, हाँ मैं यही हूं। मैं साफ तौर पर उसकी आंखों में डर देख सकता था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने के लिए बोला, अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो छोटे भाई सूयू। सू हुई अचानक आगे बढ़ी और मुझे जोर से गले लगा लिया, अपना सर मेरी छाती में छुपा लिया और उसे कुछ बार रगड़ा। अपनी छाती पर नर्म नाजुक एहसास और हल्की खुशबू महसूस करते हुए मेरा पूरा जिस्म हैरत से जम गया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सू हुए इतनी प्रोएक्टिव हो सकती है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी एक मर्द हूं। मैंने एक गहरी सांस ली ताकि अपने दिल की धड़कन को शांत कर सकूं। नोना हुआन, शायद हमें थोड़ा फासला रखना चाहिए। सू हुआनी अचानक फौरन रुक गई, उसकी आंखें नमी से भर गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे अभी से नफरत करने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने समझाने के लिए तेजी से अपने हाथ हिलाए। नोना, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि एक मर्द और औरत के बीच कुछ हदें होनी चाहिए, पर भाई बहन के बीच क्या ये नॉर्मल नहीं है? अगर तुम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये कहना कि तुम मुझसे नफरत करते हो गलत नहीं होगा, है ना? सू हुआन के आंसू इस वजह से नहीं रुके। इसके उलट वो पहले से भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। मैं अचानक बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करने लगा। ये सच है कि अगर हम सगे भाई बहन होते तो ऐसा गले लगना बिल्कुल नॉर्मल होता, पर मसला ये था कि हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं था। अगर सू जैंग वो ने ये देख लिया तो वो यकीनन सोचेंगे कि मैं उनकी बेटी के साथ फ्लर्ट करने का फायदा उठा रहा हूं। पर मैं ऐसी बातें ऊंची आवाज में कैसे कह सकता था? बार बार सोचने के बाद मैंने आखिरकार एक फैसला किया। नोना हुआन श्योर, मुझे माफ कर दें। बस बात यह है कि मैं अभी तक अपने नए रोल में पूरी तरह ढल नहीं पाया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें। सही कहा। मेरा फैसला एक कदम आगे बढ़कर और खुद आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगाना था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके सर को थपथपाया। मैंने ये अच्छी तरह सोच लिया है, अगर मैं यूं ही दूर और डरपोक बना रहा तो मैं कभी भी मसले का सही हल नहीं निकाल पाऊंगा। उन्हें बदलने के लिए मुझे पहले खुद को इस रोल में पूरी तरह ढलना होगा। रही बात सू जैंगबो की, मुझे यकीन है कि मेरे पास यकीनन एक तसल्ली बख्श सफाई होगी। ये सोचते ही सू हुआन के गिर्द मेरे बाजू और भी कस गए। उसके जिस्म से निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हुए सू हुआन के आंसू अचानक रुक गए। मुझे सच में एक बात माननी पड़ेगी, इसका असर उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन था। अब आप रो नहीं रही हैं? मैंने नर्म लहजे में पूछा और उसने जवाब दिया, जब तक तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। सू हुएन, जिसका सर अब भी मेरी छाती में छुपा था, धीरे से बोली, बेशक मैं आपसे नफरत नहीं करता नोना। वो अल्फाज सुनकर सू हुआन ने आखिरकार सुकून महसूस किया। मुझसे फैलने वाली गर्मी को महसूस करते हुए वो धीरे से बोली, तो फिर ये बहुत अच्छा है। सू हुआन शुआ को चुप कराने के बाद मैं पहले वाले असल मसले पर वापस आया। चलिए, अब हमारे नीचे चलकर खाना खाने का वक्त हो गया है। पर क्या हमें सच में डैड के साथ एक ही टेबल पर बैठना होगा? जैसे ही उसने ये सुना, सू हुआन शुआ फिर से हकलाने लगी। हाँ, क्या हमने आज दोपहर को तय नहीं किया था? क्या मुझे दूसरे कपड़े बदल लेने चाहिए? सुयू, क्या जो मैंने पहना है वो बहुत ज्यादा कैजुअल है? सू हुआन शुआ ने बहुत घबराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके रेशमी बालों को सहलाया। हम बस फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हुए तो हम अजनबी लगेंगे। क्या आप समझी नोना? सू हुआन ने हल्का सा सर हिलाया। उसका चेहरा आधा मुतमईन लग रहा था। उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने ये लड़का भले ही छोटा है पर लगता है कि उसे जिंदगी की बहुत गहरी समझ है। क्या ये इसलिए था क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसे माहौल में रहना पड़ा था जहां जिंदा रहने के लिए उसे हमेशा दूसरों के चेहरे पढ़ने पड़ते थे? कितना अफसोसनाक है। उसने माजी में यकीनन बहुत दुख झेले होंगे। सू हुआन का दिल सूयू के लिए तरस और हमदर्दी से भर गया था। चलो नीचे चलते हैं। पहली मंजिल के उस बड़े अजीमुशान हॉल में दर्जनों सर्वेंट्स यहां वहां भाग रहे थे, किचन और लिविंग रूम के बीच आते जाते हुए। टेबल पर दावत का सामान पूरी प्रिसिजन से सजा रहे थे। मैंने जल्दी से चारों तरफ नजर घुमाई और मेरी नजर के सामने ही 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे। क्या सबसे अमीर आदमी की रोजाना की जिंदगी सच में ऐसी होती है? लग्जरी का ये लेवल तो असल में किसी कदीम बादशाह के लायक है। पापा, हम आ गए हैं। जैसे ही मैं करीब गया, मैंने सू जैंगवू को पुकारा, जो टेबल के सिरे पर बैठा हुआ था और अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। पापा, ओह, तुम दोनों वापस आ गए। प्लीज बैठ जाओ। रुको, नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों अब यहां हो। चलो डिनर करते हैं। सू जैंगवू को इतना ज्यादा सख्त और नर्वस जवाब देखकर मुझे लगा कि मेरे होठ फड़क रहे हैं। क्या वो ये सब सिर्फ एक स्क्रिप्ट याद करने के लिए बड़बड़ा रहा था? मैंने सर हिलाया और अपने पीछे सू हुआन की शर्ट का पल्ला हल्के से खींचा। वो इशारा समझ गई और उसने सू जैंगवी से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, फादर। सिर्फ उस एक शब्द फादर से सू जैंगवू का चेहरा फौरन खिलते हुए फूल की तरह चमक उठा, जैसे वो अचानक 10 साल पीछे की उम्र का हो गया हो। बैठो, जल्दी बैठो। सू जैंगवू ने जोर दिया, सर्वेंट्स को चेयर्स बाहर निकालने का इशारा करते हुए। सिर्फ खाना उठाकर बात मत करो।
नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ सादा चावल मत खाओ, टेबल पर रखी कुछ साइड डिशेस भी लो। सू जैंगवू अपनी तैयार की हुई लाइंस बोलते हुए लड़खड़ाया, जबकि उसकी आंखें लगातार मेरी तरफ देख रही थीं। वो साफ तौर पर एक डेस्परेट एसओएस भेज रहा था। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी। सच कहूं तो ये समझने के काबिल नहीं था। वो आमतौर पर इतना पुरसुकून आदमी है, तो वो अपनी बेटियों के पास ऐसा क्यों हो जाता है? चूंकि वही मेरी सैलरी दे रहा है, मैंने पहल करने का फैसला किया। पापा, वो लॉबस्टर प्लैटर थोड़ा ज्यादा दूर है, क्या आप एक छीलने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने दूर एक बेहतरीन सिल्वर प्लेट पर रखे बड़े से लॉबस्टर की तरफ इशारा किया। उस जैसी लग्जरी आइटम जिसकी कीमत सैकड़ों या हजारों युआन हो, मेरे जैसे एक गरीब लड़के के लिए कभी भी अफोर्ड करना मुमकिन नहीं था। लेकिन क्योंकि मौका यहां था, मैं इसका पूरा मजा लेने वाला था। सू जैंगवू एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर वो फौरन हरकत में आ गया। हुआन, मुझे तुम्हारे लिए भी एक छीलने दो। इसके साथ ही सू जैंगवू ने उत्सुकता से एक लॉबस्टर पकड़ा और जैसे ही वो शुरू करने वाला था, उसने अपने पास से सू हुआन की हल्की आवाज सुनी। फादर, मुझे सी फूड ज्यादा पसंद नहीं है। सू जैंगवू का हाथ हमा में रुक गया और माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। उसने मेरी तरफ एक घबराई हुई नजर डाली। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं, मुझे बचाओ। एक बड़े और ताकतवर चेयरमैन के तौर पर उनकी इमेज को भूल जाओ। जब अपनी बेटियों को संभालने की बात आती है, तो वो एक बच्चे से भी कम काबिल है। मैंने उन्हें एक बेबस नजर से देखा, अपना गला साफ किया और नरमी से पूछा, तो सिस्टर, आप क्या खाना पसंद करेंगी? पापा को हमारे लिए कुछ लेने दें। जरूरत नहीं है। सू हुआन्स का पहला रिएक्शन इनकार करना था। हालांकि जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी एक बड़ा इरादा किया था। अगर उसमें अपने पिता से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी, तो वो भविष्य में अपने छोटे भाई की हिफाजत कैसे कर पाएगी? उस सोच पर सू हुआनशुअर्स की नजर थोड़ी और पक्की हो गई। उसके होंठ थोड़े कांपे और उसने पुरसुकून लगने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे बीफ पसंद है। बीफ? बीफ बेहतरीन है। सू जैंगवू ने जल्दी से टेबल को स्कैन किया और जल्दी से सेंटर में रखे बीफ प्लैटर पर नजर जमाई। ये लो, खूब खाओ मेरे बच्चे। एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़े हुए सू जैंगवू ने सू हुरॉन्स के बोल में बीफ का ढेर लगा दिया। वो बहुत खुश था। ये बहुत कम होता था कि उसकी बेटी उसे ठुकराए नहीं, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। हालांकि सू हुरॉन ने थोड़ी त्योरी चढ़ाई। फादर को क्या हुआ है? वो सिर्फ मेरे बोल में खाना क्यों डाल रहे हैं? क्या वो मेरे छोटे भाई को नहीं देख सकते? आखिरकार 3 सेकंड की खामोशी के बाद वो बिना बोले नहीं रह सकी। फादर, मेरे लिए इतना काफी है, मेरा भाई भी है। सू जैंगवू ने पहले कोई रिएक्शन नहीं दिया, जब तक कि उसने सू हुआन्स की नजर का पीछा नहीं किया और मुझ पर नहीं रुका। सही है, मैं तो लगभग भूल ही गया। सू जैंगवू ने अपना माथा पीटा, अपने काम चलाऊ बेटे को याद करते हुए, और जल्दी से बाकी बची प्लेट मुझे सर्व कर दी। सू हुआन्स के एक्सप्रेशंस थोड़े नर्म हुए और वो अपने पिता को सर्व करके बदले में वैसा ही करने के लिए खड़ी हो गई। ये सिर्फ मैनर्स के बारे में नहीं था, बिल्कुल, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो सू यू को दिखाना चाहती थी कि वो आगे बढ़ सकती है और एक भरोसेमंद बड़ी बहन बन सकती है। फादर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए भी कुछ ले लेती हूं। सू हुआन ने एक गहरी सांस ली, थोड़ी घबराहट के साथ बोलते हुए। सू जैंगवू वाकई हैरान था। ये बेटी जो हमेशा इतनी खामोश और दूर रहती थी, उसने ना सिर्फ आज उसकी नरम दिली को कबूल किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर उसे खाना सर्व किया। मेरे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? सू जैंगवू बिल्कुल डेज्ड लग रहा था, बिल्कुल हिला नहीं, चाहे मैंने कितने ही इशारे देने की कोशिश की हो। ये देखकर सू हुआनशुअर्स थोड़ी परेशान हो गई और उसने सू जैंगवू से अपना सवाल दोहराया। इस बार सू जैंगवू ने आखिरकार रिएक्शन दिया, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था। उसका मुंह एक बड़ी मुस्कुराहट में फैल गया और फिर थड़ वो वहीं बेहोश हो गया। उस शाम नहाने के बाद मैं बालकनी पर अपने बाल सूखने का इंतजार कर रहा था। उस दोपहर के बारे में दोबारा सोचते हुए मैं आह भिरे बिना नहीं रह सका। मेरे फेक पापा सच में कुछ अलग ही हैं। उनकी बेटी की तरफ से सिर्फ खाने का एक टुकड़ा और वो इतने खुश थे कि वो सच में बेहोश हो गए। लेकिन कम से कम ये साबित होता है कि मैं इस काम में बेहतरीन हूं। सिर्फ एक छोटे से दिन में पिता बेटी के रिश्ते ने एक बड़ी छलांग लगाई है। साल के 100 मिलियन युआन। तो फिर क्या 2 साल के 200 मिलियन नहीं होंगे? मेरे स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे नहीं हैं,
लेकिन अगर मैं इसे 2 साल तक जारी रख सका तो जब तक मैं ग्रेजुएट होऊंगा मैंने पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली होगी। सोचों में गुम मैंने अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। पीछे मुड़कर मैंने सू हॉन शूअर को एक बैडी नाइट गाउन पहने हुए देखा। उसके गीले बालों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने साफ तौर पर अभी अभी शावर खत्म किया था। सिस्टर हॉन शूअर, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं बस अभी नहाकर फ्री हुई थी और थोड़ी वॉक करना चाहती थी, सू हॉन शूअर ने जवाब दिया। उसकी आंखें मुझसे नजरें चुरा रही थीं क्योंकि ये खुला झूठ था। वो खास तौर पर सू यू को ढूंढने बाहर आई थी, यहां तक कि उसने अपनी कमरे से बाहर ना निकलने वाली पुरानी शुटिन आदत भी तोड़ दी थी। लेकिन अगर पूछा जाता कि वो सू यू को क्यों ढूंढ रही थी तो वो खुद भी इसकी वजह नहीं बता सकती थी। सिर्फ आधा दिन साथ गुजारने के बाद इस प्यारे और तमीजदार छोटे भाई ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी, इतनी कि अगर वो सू यू को ना देखती तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर हुआन, अगर आप ना होती तो मैं इतनी जल्दी इस नए घर में ढल नहीं पाता। मैंने उसके अजीब बर्ताव पर गौर नहीं किया और बस मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। ये कुछ भी नहीं है, एक बहन को यही करना चाहिए। दो उसने ये कहा, लेकिन सू हॉन के होठों पर खुद ब खुद एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साफ जाहिर था कि वो सू यू की तारीफ से बहुत खुश थी। पहले का डिनर भी आपकी वजह से ही था। मैंने सुना है कि डैड इतने खुश बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए। मैं अपना प्राइमरी मिशन नहीं भूला था। अगर मैं इस मोमेंटम का फायदा उठाकर बात को आगे बढ़ा सकूं और उनकी पुरानी ग्रजेस खत्म करने में मदद करूं तो क्या ये एक बेहतरीन रिजल्ट नहीं होगा? हाउएवर, जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि सू हुआन ने उस मसले पर बिल्कुल ड्वेल नहीं किया। इसके बजाय उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या तुम भी खुश हो? उसकी एक्सपेक्टेंट गेज से हैरान होकर मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। क्या आपको अपने बाप के जज्बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? दो मैं अंदर ही अंदर कंप्लेन कर रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त उसकी तरफ से दिखाई गई खास फेवरेटिज्म का एहसास नहीं हुआ। मैं समझा कि ये बस सिबलिंग इंटरैक्शन है, इसलिए मैंने सर हिलाया। बिल्कुल, मैं हूं। ये अच्छी बात है। फिर सू हुआन के चेहरे पर एक चमकदार क्रेसेंट शेप्ड मुस्कुराहट खेल उठी, इतनी रोशन जैसे उसने अभी दुनिया की सबसे वंडरफुल चीज देख ली हो। ओह, वैसे मैंने सुना है कि खानदान में और भी बहनें हैं, वो आज यहां क्यों नहीं थीं? मैंने कैजुअल क्यूरियोसिटी का दिखावा करते हुए पूछा। गिवन के सू जियांग गुओ ने उन्हें डिनर पर आने को कहा था और कोई नहीं आया, ये साफ था कि इस खानदान में बाप बेटी के रिश्ते बहुत खराब हाल में थे। इसलिए मैंने सू हुआन से शुरू करने का फैसला किया, जो मेरी सबसे आसान टारगेट थी, ताकि मजीद इंटेल इकट्ठी कर सकूं। प्लीज उनका बुरा मत मानना, इसकी कुछ वजहें हैं। सू हुआन शूअर ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। वो नहीं चाहती थी कि सू यू को ये लगे कि पूरा खानदान उसे ऑस्ट्रेसाइज कर रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस बात यह है कि हमारे बाप के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, हमारे छोटे भाई सू यू, तो बाकी बहनें तुम्हें काफी पसंद करती हैं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देखो। ये कहते हुए सू हॉन शूअर ने अपने फोन पर एक ग्रुप चैट खोली और मुझे दिखाई। ग्रुप के मैसेजेस को देखकर मैं जान गया कि सू हॉन झूठ नहीं बोल रही थी। इन बहनों का एटीट्यूड मेरे प्रति वाकई बहुत दोस्ताना था। हालांकि इसकी वजह शायद मेरा हैंडसम दिखना था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना गुड लुकिंग होने पर मजबूर हूं। तो उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं? क्या आप मुझे उनके बारे में मजीद बता सकती हैं? मैंने अपनी किस्मत आजमाई और सीधा बाकी बहनों के बारे में मालूमात मांगी। सू हॉन शूअर ने कुछ नहीं छुपाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो खुश थी कि उसका छोटा भाई फैमिली में इंटीग्रेट होने की पहल कर रहा है। इस तरह वो उसके पास ज्यादा देर तक रहेगा। सुबह की सूरज की रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मेरे सामने वाला कमरा अब कोई सीलन भरा रेंटल नहीं था, बल्कि शहर के बीचों बीच एक मैंशन का गेस्ट रूम था। दो सू हुआन जैसी असली बेटी के मुकाबले में मेरा कमरा कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं पहले ही सैटिस्फाइड था। आफ्टर ऑल यहाँ का किराया फ्री है। जल्दी उठने की आदत की वजह से मैं फौरन बिस्तर से उठ गया। आज सुबह मेरी क्लास थी। अगर मेरे फेक डैड सू जियांग गुओ ने ड्राइवर का इंतजाम नहीं किया होता तो मुझे स्कूल के लिए टैक्सी लेनी पड़ती, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त था, मैं अब भी सू हॉन के साथ ब्रेकफास्ट कर सकता था। कल की हमारी बातचीत की बुनियाद पर मुझे सू हॉन की पर्सनैलिटी की बुनियादी समझ आ गई थी। काइंड हार्टेड, थोड़ी सोशली एंग्शियस और कुछ हद तक मासूम और भोली। कुल मिलाकर मुझे ये बड़ी बहन काफी पसंद है।
अगर मुमकिन हुआ तो मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने से पहले मैं सू वॉन की सोशल एंग्जाइटी खत्म करने में मदद कर सकूं। इसलिए मैंने सुहवान को बार बार अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए एनकरेज करने के बारे में सोचा, लेकिन बदकिस्मती से चाहे मैंने जितना भी नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे पीछे से बटलर की आवाज आई, यंग मास्टर, नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस वान एक नाइट आउल हैं, वो इस वक्त नहीं जागी होंगी। प्लीज पहले नाश्ते के लिए नीचे चलिए। मास्टर ने जाने से पहले हिदायत दी थी, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो मुझे आपको ड्राइव करना है। ये बुढ़ा आदमी हैरत अंगेज तौर पर समझदार है। मैंने अंदर ही अंदर सर हिलाया और उनके पीछे चल दिया। ओह, और वैसे मास्टर ने यह भी कहा था, तुम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। वो बहुत लंबे समय से इतने खुश नहीं हुए हैं। इसके साथ बटलर की आंखों में सुयू के लिए साफ एडमिरेशन दिखी। जब से सुयू आया है, मास्टर एक दिन में उससे ज्यादा हंसे हैं जितना वो पूरे महीने में हंसते थे। यहां तक कि फोर्थ मिस ने भी खुलना शुरू कर दिया है। मानना पड़ेगा, इस नौजवान में सच में टैलेंट था। टेबल पर बैठकर और अपना खाना मजे से खाते हुए मैंने अपने पेट को थपथपाया और बिना आहें भरे नहीं रह सका। आखिरकार नाश्ते में सिर्फ एक सिंगल स्टीम्ड बन खाने के बुरे दिन खत्म हो गए। अपना मुंह पोंछने के बाद मैंने अपनी वॉच पर नजर डाली। चलो स्कूल चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने दरवाजे पर तेजी से आती कदमों की आवाज सुनी, जिसके साथ शराब की तेज बदबू भी थी। डैम इट, क्या उन्हें लगता है कि मेरी टॉलरेंस कोई मजाक है? क्या लगता है कि वो बुढ़ी औरतें मुझे पीने में हरा देंगी? उनके ख्वाबों में नए आने वाले की जबान बदतमीज थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत मीठी थी। मैंने मुड़कर देखा तो एंट्रेंस पर एक खूबसूरत औरत को लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़े देखा, जो घर के अंदर झूमते हुए खुद से बड़बड़ाती जा रही थी। वो सू फैमिली की थर्ड मिस थी, सू वैंकिंग। मैंने उसे फौरन पहचान लिया, सिर्फ उन फाइल से नहीं जो मैंने पढ़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये थर्ड मिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मशहूर थी। 16 साल की उम्र में शोबिज में कदम रखा, 18 तक चमकी और 20 की उम्र से लगातार बड़े अवार्ड्स जीत रही थी। आज तक वो एंटरटेनमेंट सर्च चार्ट्स के आधे हिस्से पर राज करती हैं। उसे इस वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, स्पॉटलाइट में सालों रहने के बावजूद वो कभी एक भी स्कैंडल में शामिल नहीं हुई। वो कीचड़ में एक पकीजा लोटस की तरह थी। ओह, लेकिन कल रात सुहान ने मुझे उसकी दूसरी साइड के बारे में भी बताया था। सू वैंकिंग की ग्लैमरस लाइफ के पीछे खत्म न होने वाली साजिश और बैकस्टैबिंग थी, खासकर दूसरी फ्रेनेमी सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन टाइम और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई। इस वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर सोशलाइजिंग में गुजारती थी और हर बार पूरी तरह वेस्टेड और होश खोकर वापस आती थी। मेरे पास खड़ा बटलर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। थर्ड मिस, आप फिर से इतनी ड्रंक कैसे हो गई? वो बीच में आने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मुझे इसका ख्याल रखने दो। बटलर हैरान रहकर रुका, मना करने ही वाला था, लेकिन मेरी आंखों में मजबूत लुक देखकर वो सिर्फ हाँ में सर हिला सका। मैं तेजी से आगे बढ़ा। रिश्ते बनाने के लिए मौके चाहिए होते हैं, और ऐसा ही एक परफेक्ट मौका मेरे बिल्कुल सामने था। मैं यकीनन इसे जाने नहीं देने वाला था। जैसे ही मैं सू वैंकिंग के करीब पहुंचा, शराब की भयानक बदबू मुझे और ज्यादा महसूस होने लगी। उसे झूमते देखकर मैंने फितरी तौर पर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सहारा देने के लिए उसका हाथ अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन सू वैंकिंग ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया। एक ऐसी सुपरस्टार होने के नाते जिसका कभी कोई स्कैंडल नहीं रहा था, उसकी हमेशा से पॉलिसी रही थी कि अजनबियों से कांटेक्ट से बचा जाए, खासकर मर्दों के साथ किसी भी इंटीमेट कांटेक्ट से। यहां तक कि अपनी मेड्स के साथ भी वो दूरी बनाए रखती थी। इसलिए जब उसे किसी के करीब आने का एहसास हुआ तो सू वैंकिंग का पहला रिएक्शन तेवरी चढ़ाना था। हालांकि जब उसने साफ तौर पर देखा कि वो कौन है, तो उसके एक्सप्रेशंस अचानक काफी इंट्रीग्ड हो गए। कितने क्यूट हो, तुम हमारे नए छोटे भाई हो ना? शराब की वजह से लाल हुए अपने खूबसूरत चेहरे को ऊपर उठाते हुए सू वैंकिंग ने सुयू को आंखें सिकोड़ कर देखा और मुस्कुराई। मैंने सर हिलाया और कुदरती तौर पर पुकारा, सिस्टर। ओह, ये कितना प्यारा है। सू वैंकिंग और जोर से हंसी और यहां तक कि मेरे गाल पिंच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं सच में स्पीचलेस था। ये सिस्टर बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी सू वैंकिंग के बारे में मैंने फाइल्स में पढ़ा था। क्या ये कोई क्लोजेट डिलिंक्वेंट है? उसी वक्त सबसे ज्यादा शॉक्ड पर्सन बटलर था। सू फैमिली के लिए सालों तक काम करने के बाद वो किसी से भी बेहतर जानता था कि सू वैंकिंग फिजिकल कांटेक्ट से कितनी नफरत करती है। वो उसकी बाउंड्रीज को पूरी तरह समझता था।
मगर यहाँ वो सुयू से पहली बार मिल रही थी, और ना सिर्फ थर्ड मिस ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि वो सच में एक्टिवली उसे टीज कर रही थी। मेरे खुदा, क्या वो अपना दिमाग खो रहा था, या क्या दुनिया सच में उल्टी हो गई थी, या फिर क्या इस नए यंग मास्टर के पास सच में कोई मिस्टीरियस इररेजिस्टिबल चार्म था? सिस्टर, आप नशे में हैं। मैं आपके लिए थोड़ा गर्म मिल्क लाता हूँ ताकि आपका नशा उतर जाए। लिविंग रूम के सोफा पर बैठते हुए मैंने सू वॉन्ग से बात की जब वो मुझसे कसकर लिपटी हुई थी। मैं नहीं चाहती, मैं अभी तक नशे में नहीं हूं। सू वॉन्ग ने अपना सर हिलाया। उसका हाथ अभी भी मेरी गर्दन के गिर्द बंधा हुआ था। हर कोई जो नशे में होता है यही कहता है, चलें एक अच्छी सिस्टर बने और मेरी बात माने, ठीक है? मैंने सब्र से आह भरी और उसे मनाने की कोशिश की। हाँ, तुम ज़ाहिरी तौर पर मुझसे छोटे हो, तो तुम नशे में धुत लोगों का ख्याल रखने में इतने एक्सपीरियंस्ड क्यों हो? जब मैं ऑर्फनेज में था, मुझे कुछ वक्त के लिए एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। तब जो फादर थे, वो एक सिवियर एल्कोहलिक थे। वो सुबह सवेरे घर आते थे और मैं ही हमेशा उनका नशा उतारता था। मैंने सुकून से कहा। मेरा लहजा नर्म था, मगर सू वॉन्ग को मेरे बराबर में फ्रीज करने के लिए काफ़ी था। वो तकरीबन भूल गई थी कि पिछले 18 साल से वो एक ऑर्फन की तरह रह रहा था। सू वॉन्ग ने मजीद कुछ नहीं कहा और मुझे उसे लेटने में मदद करने दी। थोड़ी ही देर में मैं गर्म मिल्क का एक ग्लास लाया और उसे सू वॉन्ग के होठों तक ले गया। इस फिक्र में कि कहीं वो उसे गिरा न दे, मैंने उसे ध्यान से एक एक चम्मच करके पिलाया। जब उसने ग्लास खत्म कर लिया, मैं खड़ा हुआ और उस पर एक पतला ब्लैंकेट उड़ा दिया। सब कुछ होने के बाद मैं बटलर की तरफ मुड़ा। सब हो गया, अब स्कूल की तरफ चलते हैं। बटलर ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसकी आंखें मेरे लिए थोड़ी हमदर्दी से भरी हुई थीं। जिस तरह सुयू ने महारत से दूसरों का ख्याल रखा, उससे साफ जाहिर था कि उसने ये पहले सैकड़ों नहीं तो हजारों बार किया होगा, और उसके इतना प्रोफेशेंट होने की अकेली वजह ये थी कि उसे अपने पास्ट में ये लगातार करने पर मजबूर किया गया था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। इस लड़के ने यकीनन बहुत ज्यादा दुख झेले थे। अनजाने में बटलर की नज़र मेरी तरफ काफी नर्म हो गई, और सिर्फ वो अकेला नहीं था। सोफा पर लेटी हुई सू वॉन्ग ने भी ये महसूस किया। अपने नशीली दिखावट के बावजूद सच ये था कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। उसके नशे में होने का नाटक करने की वजह ये देखना था कि क्या सुयू सच में उतना ही लवेबल है जितना उसकी सिस्टर ने क्लेम किया था, और रिजल्ट उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकला। लगता है हम ही थे जो दिल के सख्त थे। सू वॉन्ग ने खुद पर हंसते हुए एक छोटी सी हंसी दी और आंखें सिकोड़ते हुए उस जाते हुए शख्स को देखा। यंग मास्टर, यहां से स्कूल तक का रास्ता अभी काफी लंबा है। ठीक है, मुझे यहां छोड़ना ही काफी है। आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। मैंने अपना हाथ हिलाया और कार से बाहर निकल गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मे बैक में कैंपस तक जाना? क्या मैं और भी ज्यादा नोटोरियस होना चाहता था? मैं हमेशा अपनी जगह से बहुत बाखबर था। आखिरकार मैं सू फैमिली का सिर्फ एक एम्प्लॉई था। अगर मैंने सच में सू फैमिली के पर्क्स दिखाना शुरू कर दिए, तो इसका अंजाम मेरे लिए यकीनन अच्छा नहीं होता। मैं इतनी मामूली बात पर यह जॉब नहीं खोने वाला था। इसके अलावा मैं कभी दिखावा करने वालों में से नहीं था। किसी भी सूरत में स्कूल में मेरी रेपुटेशन पहले ही काफ़ी हाई थी। जैसे ही मैं लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ, सेशन शुरू होने का वक्त तकरीबन हो चुका था। चूंकि एक बड़ी कंबाइंड क्लास थी, शामिल होने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ सोफोमोर्स नहीं थे, बल्कि अपर क्लासमैन भी थे। अगर मुझे सही याद है तो सू किंग हान की भी आज यहाँ क्लास होनी चाहिए। अचानक मैंने सामने भरे हुए कमरे के बीच एक अजीब खाली जगह नोटिस की। वहां एक अकेली लड़की बैठी थी, जिसके बाल कमर तक थे और उसके चेहरे पर एक फ्रिजिड एक्सप्रेशन था। उससे एक आइसी ऑरा निकल रहा था, जो हर किसी को दूर रहने की वार्निंग दे रहा था। वो शख्स सू किंग हान थी। मैं हिचकिचा रहा था कि हेलो कहने जाऊं या नहीं, जब सू किंग हान ने बिल्कुल उसी पल अपना सर मोड़ लिया, जैसे मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया हो। हमारी आंखें मिली और मुझे ऑकवर्डनेस की एक लहर महसूस हुई। गुड मॉर्निंग, मैंने नर्म लहजे में सलाम किया। यहां आकर बैठो, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सू किंग हान ने अपनी आईब्रो उठाई और ऐसे लहजे में बात की जिससे इनकार की गुंजाइश नहीं थी। जी, मैंने इंस्टिंक्टिवली सर हिलाया। किसी को पता होना चाहिए कि आमतौर पर अगर किसी लड़के ने सू किंग हान के बराबर में बैठने की हिम्मत की, तो वो उसकी बोन चिलिंग ग्लेयर से तुरंत मारा जाता। फिर भी आज उसने खुद आगे बढ़कर मुझे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट किया था। क्या ये मेरे उसके ब्रदर होने के स्टेटस की वजह से था? मैंने अपना सर खुजलाया। मैंने हमेशा ये सोचा था कि सू किंग हान बिल्कुल अनअप्रोचेबल है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ज्यादा सोच लिया था।
उसी वक्त क्लास में हर कोई हमें ऐसे घूर रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सच तो ये है कि जब बात सूकिंग हान की पर्सनालिटी की आती थी तो हर कोई उसे बहुत अच्छी तरह समझता था, वरना उन्होंने उसके आसपास इतना मैसिव गैप न छोड़ा होता। सूकिंग हान ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने बस एक बार पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई और फौरन ही उसके ओवरवेलमिंग प्रेशर के नीचे वो सारी नोजी और गॉसिपिंग आंखें जल्दी से पीछे हट गईं। जिस लम्हे से मैं उसके बराबर में बैठा था, सूकिंग हान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये साइलेंस मुझे थोड़ा टेंस करने लगी थी। क्या सूकिंग हान ये तरीका मुझे इंटिमिडेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी? मैं अपनी इमेजिनेशन को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन आप मेरे अंदाजे लगाने को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सूकिंग हान की डेड साइलेंस ने सच में एक इनक्रेडिबली ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर बना दिया था। किसी को ये नहीं पता था कि सूकिंग हान के खामोश रहने की वजह किसी को इंटिमिडेट करना नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करे। आखिरकार इतने सालों में उसने शायद ही कभी किसी ऑपोजिट सेक्स के मेंबर से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की थी। हालांकि उसने सुयू के साथ कुछ वक्त काम किया था, उनके बीच होने वाली बातें नेग्लिजिबल थी और वो सब स्ट्रिक्टली सिर्फ काम के बारे में होती थी। इस वजह से सूकिंग हान वाकई सुयू के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने की कोई एक वजह भी नहीं मिल रही थी। आखिर में मेरी ही आवाज थी जिसने दरियाफ्त करते हुए उसे वो पुश दिया जिसकी उसे जरूरत थी। कल मेरे हार पर तुम्हें कैसा लगा? सूकिंग हान की आवाज हमेशा की तरह कोल्ड थी, लेकिन मैं उसके लहजे में नर्वसनेस की एक झलक महसूस कर सकता था। बिना ज्यादा सोचे मैं बोला और जवाब दिया, डैड और बहनें सब मेरे साथ बहुत काइंड थे, है ना? सूकिंग हान ने नामालूम वजह से इंस्टिंक्टिवली अपने माथे पर बल डाल लिए। उसके अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस हुई, जैसे उसका पसंदीदा खिलौना किसी और ने छीन लिया हो। फिर तो ये अच्छा है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें समझ ना आए तो बस फोर्थ सिस्टर से पूछ लेना। उसके शर्माने से धोखा मत खाना, वो असल में बहुत इंथुजियास्टिक है। इस वक्त सूकिंग हान को वो मंजर याद आया जब वो कल घर वापस आई थी। सुयू और उसकी बहन सो ख्वान साथ बैठे हुए हंस रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे, और फौरन ही उसके दिल की फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। तभी मेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग आवाज अचानक उसके कान में गूंजी, नूना, क्या ऐसा है कि आप मुझे पसंद नहीं करती? मैंने गौर किया है कि आप मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। सच में ये ठीक है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो बस मुझे सीधा बोल दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरी नर्म आवाज और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ने सूकिंग हान को एक पल के लिए स्टन कर दिया। सही है, ये मेरी एक और ट्रिक थी, पीछे हटकर आगे बढ़ना और वल्नरेबल बनने का नाटक करना, ताकि उसकी सिंपैथी और अफेक्शन जीत सकूं। इन हैंडसम लुक्स की मदद से ये टैक्टिक हर बार वाकई इनविंसिबल होती थी। यकीनन ये बातें सुनकर सूकिंग हान का दिल नर्म हो गया जब उसने अपने बराबर में उस पिटिफुल नौजवान को देखा। उसका पहले वाला सारा फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह वैनिश हो गया। सही है, मैं कैसे भूल सकती हूं कि सुयू एक ऑफन था। इतने सालों से उसका कोई घर नहीं था और इतनी स्ट्रगल के बाद कल वो आखिरकार अपने खानदान से मिल पाया है। फिर भी मैं यहां इतनी छोटी सी बात पर अपसेट हो रही हूं। एक बड़ी बहन के तौर पर मैंने वाकई उसे निराश किया है। यह सोचते हुए सूकिंग हान का एक्सप्रेशन नर्म पड़ गया और उसने एक रेयर जेंटल टोन में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करती, मैं बस थोड़ी लड़कों से बात करने में अच्छी नहीं हूं। तो ऐसी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे नफरत नहीं करती। मैंने सुकून की सांस लेने का प्रिटेंड किया। सही है नूना, अगर आपको लड़कों से कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आपको मुझसे और ज्यादा बात करनी चाहिए। शायद अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। सच कहूं तो मेरी बातें बहुत ज्यादा ग्रीन टी लग रही थी। मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी एनिमे की फीमेल लीड से अलग नहीं था। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, रिजल्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, और सूकिंग हान वाकई इस ट्रिक में फंस रही थी। सुयू को ये कहते हुए सुनकर कि वो उससे और बात करे, सूकिंग हान को एक अनोखी प्लेजर महसूस हुई। उसने थोड़ा सा मीनिंगफुली अपने होंठ मुस्कुराहट में मोए। मैं ऐसा ही करूंगी। दोपहर में क्लासेस खत्म हो गईं और वो दोनों स्कूल गेट की तरफ जाने वाले क्राउडेड स्ट्रीम में शामिल हो गए। अपने आसपास की नजरों को महसूस करते हुए कुछ हैरान थीं, कुछ को रिग्रेटफुल, या वो जो उन दोनों को साथ में शिप करते देखकर मेरे सर में सच में दर्द होने लगा। पहले होता तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरी मौजूदा पहचान को देखते हुए सूकिंग हन के साथ स्कूल में दिखना जरूर और ज्यादा आम होता जाएगा। अगर लोगों को कुछ अजीब लगा और वो हमारे रिश्ते की तहकीकात करने लगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा।
याद रहे, चाहे सूकिंग हन की नज़रों में मैं उसका असली छोटा भाई हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं बस एक अनाथ हूं जिसका सू फैमिली से खून का कोई रिश्ता नहीं है। अगर मिशन के दौरान ये खुल गया कि मैं सू फैमिली के असली बेटे का नाटक कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या मुझे जिंदगी भर धोखेबाज का ठप्पा हेकर जीना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि सच सामने आए, तो मैं सूकिंग हन को कैसे खुशी से मेरा साथ देने के लिए मनाऊं? आखिर एक खोए हुए बेटे की पहचान पकड़कर बिना पब्लिक किए रहना किसी भी नजरिए से शक पैदा करेगा। जितना ज्यादा मैं सोचता गया उतना ही उलझता गया, और मेरे कदम बिना सोचे थोड़े तेज हो गए। इसी दौरान मेरे पास चल रही सूकिंग हन ने मेरी अजीब हरकत नोटिस कर ली। क्या हुआ? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? सूकिंग हन मेरे साथ कदम मिलाकर चली और पूछा। मुझे लग रहा है काफी लोग हमें देख रहे हैं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने आखिर कह ही दिया। अच्छा, तो बात यह है। सूकिंग हन ने आसपास नजर डाली। एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुलाती हूँ। गाड़ी बुलानी है? क्या हमें कम से कम स्कूल गेट तक नहीं जाना चाहिए? मैं एक पल के लिए जम गया। मुझे कोई भी टैक्सी कंपनी याद नहीं थी जो सीधा स्कूल के अंदर तक आने देती हो। मैं सूकिंग हन को याद दिलाने ही वाला था कि मैंने उसे सीधा किसी की तरफ जाते देखा। वो आदमी, क्या वो एकेडमिक अफेयर्स का डीन है? क्योंकि मुझे अक्सर गरीब स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, इसलिए मैं उस आदमी से अनजान नहीं था। उसका चेहरा हमेशा ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके करोड़ों रुपए खा लिए हों। आधा सवाल सुनते ही चिढ़ जाता था और गरीब स्टूडेंट्स को हद से ज्यादा नीचा समझता था। सीधी बात में बोलें तो वो एक असली खमीना था। ये सोचकर मैं घबरा गया और जल्दी से आगे बढ़ा ताकि सूकिंग हन को उस मुसीबत में पड़ने से रोक सकूं। लेकिन सबकी हैरानी के लिए सूकिंग हन ने बस कुछ लफ्ज कहे और हमेशा घमंडी रहने वाला डीन तुरंत नम्रता से झुकने लगा। ये देखकर सूकिंग हन पलटकर मेरी तरफ हाथ हिलाया। चलो, मुझे गाड़ी मिल गई। गाड़ी के अंदर मैं पिछली सीट पर बैठा चुप रहा। सच कहूं तो डीन का इतना झुककर बात करना मेरी आंखें खोल गया। उसने ना सिर्फ हम दोनों के लिए खुद दरवाजा खोला, बल्कि खुद हमें घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने की भी ऑफर दे दी। लेकिन मुझे जल्द ही वजह समझ आ गई। सूकिंग हन सू फैमिली की मेंबर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांग यूनिवर्सिटी में भी सू फैमिली का इतना बड़ा असर होगा। लगता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मुझे इस शहर से बहुत दूर चले जाना पड़ेगा ताकि उनकी बदले की कार्रवाई से बच सकूं। इसी वक्त दूसरी तरफ बैठी सूकिंग हन चुपके से सूयू को देख रही थी। उसके दिल में वो अभी वाली उसकी शर्मीली रिएक्शन के बारे में सोच रही थी। क्योंकि गाड़ी में और लोग भी थे, इसलिए उसने सीधा उससे पूछना ठीक नहीं समझा। लेकिन उसके दिमाग में कई मुमकिन बातें चल रही थीं। क्या वो बस लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहता, या फिर इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता, या उसे लगता है कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं? सूकिंग हन को कुछ देर तक जवाब नहीं मिला। जब वो सोच में डूबी हुई थी, तभी उसने आगे से चापलूसी भरी आवाज सुनी। साफ था कि दीन उसकी खुशामद करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुकी थी। पहले होता तो ज्यादा से ज्यादा उसे बस एक ठंडी नजर से देख लेती, लेकिन अब जब उसने सूयू के बारे में सोचते वक्त उसे परेशान करने की हिम्मत की, तो उसे उसके ठंडा पड़ जाने का दोष नहीं दिया जा सकता। चुप रहो। तुरंत ही घुटन भरी गाड़ी के अंदर ठंडी सी औरा फैल गई। समझकर कि उसने गलत जगह हाथ डाल दिया है, डीन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो तुरंत सामने मुड़ गया। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक सकता। मुझे दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने उसका घमंडी रवैया और अभी की हालत का फर्क बहुत ही मजाकिया था। ये मंजर सच में बहुत हिलेरियस था। मेरे पास बैठी सूकिंग हन अभी भी चिंतित थी कि कहीं उसने सूयू को डरा तो नहीं दिया, लेकिन मेरी रिएक्शन देखकर उसने राहत की सांस ली। पता चला सूयू भी इस तरह के लोगों से हद से ज्यादा नफरत करता है। उसने सामने देखा और उसके चेहरे पर एक मायने भरी मुस्कान उभर आई। 10 मिनट बाद उन दोनों को उतरने देने के बाद डीन को ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और तेजी से वहां से निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले सूकिंग हान का जज्बाती फूट पड़ना एक ऐसी चीज थी जिसे वो दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता था। इस बात को मैं भी नेचुरली समझ गया था कि सूकिंग हान का ऐसा करना असल में मेरी तरफ से गुस्सा निकालना था। इसलिए मैंने सूकिंग हान की तरफ मुड़कर सच्चे दिल से कहा, शुक्रिया नोना, आपने मेरे लिए इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा किया ना। सूकिंग हान एक पल के लिए सन्न रह गई। इसलिए नहीं कि मेरी बात गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा बोलूंगा। सू फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं कभी किसी को तुम्हें तंग नहीं करूंगी। चाहे ये थोड़ा फिल्मी और चीजी लगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा तो वो झूठ होगा।
अगर ऐसा है तो मैं भी इस बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से नरम दिल वाली फिफ्थ सिस्टर को थोड़ी सी मिठास दे देता हूं। थोड़ी देर मन में तैयारी करने के बाद मैंने सू किंग हान की तरफ पूरी तारीफ भरी नजरों से देखा। मेरी आंखों में सिर्फ साफ इबादत जैसी चमक थी। नुना, आप अभी बहुत कूल लग रही थीं। सच में? सू किंग हान ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुयू इतनी मीठी बातें करने वाला होगा, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। अब हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। सुयू का हाथ पकड़कर सू किंग हान बड़े कदम भरते हुए होटल के अंदर चली गई। वो जुयू था, पूरे इलाके का सबसे मशहूर होटल। वेलकम। हेलो मिस सू, काफी वक्त हो गया। सू किंग हान में हल्की सी सिर हिलाकर जवाब दिया। कोई प्राइवेट रूम बचा है? बिल्कुल बिल्कुल, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हम हमेशा आपके लिए एक रूम तैयार रखते हैं। सीधा अंदर चली जाइए। सुयू, चलो। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। हालांकि मैं पहले कभी यहां नहीं आया था, लेकिन मुझे जुइयो के प्राइवेट रूम्स की प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था। प्राइवेट रूम यूज करने के लिए ही कम से कम हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार खर्च करने पड़ते हैं, और रिजर्व्ड रूम का प्रिविलेज लेने के लिए खर्चा 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। क्या अमीर लोगों का लेवल ऐसा होता है? सू किंग हान ने पलट कर देखा, जैसे उसने मेरी आंखों की तारीफ समझ ली हो। उसने अपने लाल होठों को हल्का सा भींचा, चमकती हुई मुस्कान दिखाई, मेरे कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी। फिक्र मत करो, तुम भी सू फैमिली के मेंबर हो। आगे चलकर तुम भी ये सब प्रिविलेजेस एंजॉय करोगे। ये सुनकर मैंने बस हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और अपना सर झुका लिया। मेरे चेहरे पर कड़वाहट की हल्की झलक उभर आई। ये सच है कि मेरा सरनेम सू है, लेकिन नाम के अलावा मेरा सू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। मैं सोच सकता हूं अगर सू किंग हान को कभी सच पता चल गया तो वो कैसी लगेगी। बस उम्मीद करता हूं बाद में वो मुझे ज्यादा दोष नहीं देगी। दिल ही दिल में सांस भरते हुए मैंने जल्दी से खुद को संभाला और सू किंग हान के साथ प्राइवेट रूम में चला गया। जो खाना खाना है ऑर्डर करो, मेरे पास ब्लैक कार्ड है, इसलिए पैसे की चिंता मत करो। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सू किंग हान ने मुझसे पहले कह दिया, तुम्हें यह कहने की इजाजत नहीं है कि कुछ भी ठीक है। मैंने पहले ही कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी हैं जो मुझे पसंद है। अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर मानते हो तो कुछ और ऑर्डर करो। जब बात यहां तक आ ही गई थी तो मैंने और हिचकिचाना ठीक नहीं समझा और कुछ महंगी डिशेस ऑर्डर कर दी। पहले तो मैं इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, और अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। जिंदगी सच में कितने दिलचस्प सरप्राइज देती है। ऑर्डर करने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि सू किंग हान मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ नोना? क्या तुम समझा सकते हो कि स्कूल में भीड़ से तुम इतना क्यों घबरा रहे थे? मुझे याद नहीं कि पहले तुम इतने पतले दिल के थे। सू किंग हान ने आखिर अपने दिल का सवाल पूछ ही लिया। सच कहूं तो अंदर ही अंदर वो भी थोड़ी बेचैन थी। हालांकि हर निशानी यही दिखा रही थी कि मैं उससे नफरत नहीं करता, लेकिन कोई भी पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता था। आखिर उस तरह उसके साथ चलने से बचने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर थी। जैसे उम्मीद थी उसने पूछ ही लिया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि मैं जानता था कि सू किंग हान जैसी तेज लड़की इस बात को जरूर नोटिस करेगी। उसने पहले इसलिए नहीं पूछा था ताकि मेरी इज्जत बनी रहे, इसलिए मुझे वही बहाना इस्तेमाल करना पड़ा जो मैंने पहले से तैयार किया था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर वालों को पता चले कि मैं सू फैमिली का मेंबर हूं। हाँ, क्यों? सू किंग हान ने भौएं सिकोड़कर थोड़ी ठंडी आवाज में पूछा। क्या सू फैमिली का मेंबर होना तुम्हें शर्मिंदा महसूस करवाता है? ऐसी बात नहीं है, मैंने जल्दी से सर हिला दिया। मैं बस इस बात से डरता हूं कि कहीं फैमिली की इमेज पर असर न पड़े। मैंने इसके बारे में जांच की है। मेरी 5 बहनें अपने करियर में कामयाब हैं। भले ही तुम अभी स्कूल में हो, स्कूल के सभी लोगों की नजर में तुम एक यकीनी तौर पर एकेडमिक जीनियस हो। आप सबके मुकाबले में मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सू फैमिली के लायक नहीं हूं। ये कहते हुए मैंने खामोशी से अपना सर झुका लिया और मेरी आंखों में सिर्फ इनसिक्योरिटी थी। तो ये इस वजह से था। सू किंग हान फौरन समझ गई। उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि वो इतनी इंपल्सिव क्यों थी, बिना पूरी बात जाने इतनी जल्दी गुस्सा क्यों कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सू यू इतना गहरा सोच रहा होगा। यकीनन इतने लंबे समय तक बिना किसी सहारे के अकेलेपन में रहने की वजह से ही उसके दिमाग में ये ख्याल आए हैं। कितना दुख की बात है। सू किंग हान ने सू यू की आंखों में देखा और उसकी नजर में एक ना बयान होने वाला दर्द जाहिर हुआ। उसने अपनी आवाज नर्म की और कहा, अगर सिर्फ इस वजह से है तो तुम्हें सच में इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
हमारी सू फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। इसके अलावा तुमने इन सब सालों में बाहर इतना दुख झेला है। सू फैमिली पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। तुम्हारे पास खुद को कसूरवार ठहराने की कोई वजह नहीं है। नहीं, मैं पहले ही सू फैमिली का एक सदस्य हूं, तो कुदरती तौर पर मुझे हमारे परिवार की रेपुटेशन को बचाए रखना चाहिए। इसलिए मैं कम से कम तब तक इंतजार करना चाहता हूं जब तक मेरे ग्रेड्स बेहतर ना हो जाएं। अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना तब तक बहुत देर नहीं होगी। हाँ, ये मेरा असली कैलकुलेशन था। डिपार्टमेंट में मेरे ग्रेड्स सिर्फ एवरेज लेवल पर होने की वजह से कौन जाने मुझे किसी ब्रेक थ्रू के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान ही जानता है कि वो कब होगा। तब तक शायद मैं कब का वहां से निकल चुका होता। लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो, हम यकीनन भविष्य में अक्सर साथ दिखेंगे। अगर हमने ये जारी रखा तो आखिरकार लोगों को शक होने लगेगा। सू किंग हान ने हालात का अंदाजा लगाना शुरू किया। हम हर बार सिर्फ बहाने नहीं बना सकते। जब तक कि अचानक जैसे सू किंग हान को कुछ याद आया हो, उसका सुंदर चेहरा अचानक गहरा लाल हो गया। वो फौरन खामोश हो गई, एक शब्द भी नहीं बोला। जब तक कि क्या? मैं बस क्लैरिफिकेशन मांगने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रेसफुल होनफू पहनी हुई वेट्रेसेस का एक ग्रुप एक एक करके कमरे में दाखिल हुआ, उम्दा डिशेस लिए हुए। बैंक्वेट टेबल पर कल रात के लजीज खाने चखने के बाद मैंने आज बहुत ज्यादा धीरे और सलीके से खाया। इस वजह से सू किंग हान का ध्यान एक बार फिर मेरे व्यवहार की तरफ खिंचा चला गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मुझे पता चला कि उसका बाउल अभी भी खाली था। उसने मुश्किल से अपने खाने को हाथ लगाया था। तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या ये डिशेस तुम्हारे स्वाद के मुताबिक नहीं है? सू किंग हान ने थोड़ा सा सर हिलाया। मेरा ध्यान बस थोड़ा भटक गया था। वैसे तुम आज स्कूल कैसे आए? डैड ने बटलर से कहकर मुझे यहां ड्रॉप करवाया। सू किंग हान ने सर हिलाया और पूछना जारी रखा, क्या उन्होंने तुम्हें कोई पॉकेट मनी दी? पॉकेट मनी? मैंने उलझन में अपना सर हिलाया। आखिरकार मुझे शुरुआत में सिर्फ हायर किया गया था, मैं ऐसी चीजें कैसे ले सकता था? सू किंग हान का एक्सप्रेशन फौरन बदल गया। नामुमकिन है। इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढने के बाद क्या उनका इरादा तुम्हें बस ऐसे ही गरीबी में रहने देने का है? शायद डैड बस भूल गए क्योंकि वो बहुत खुश थे। मैंने तेजी से थूक निगला सू जांग वो की तरफ से बोलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। सच कहूं तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सू किंग हान का इतना स्ट्रांग रिएक्शन होगा। ये कहना कि मैं खुश नहीं था एक झूठ होगा, लेकिन अभी मिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे उस मोड़ पर मत पहुंचने दो कि बाप बेटी का रिश्ता ठीक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो दुश्मन बन जाए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भूल गए? वो इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकते हैं? सू किंग हान ने एक ठंडी सांस भरी। लेकिन फिर वही बात, अगर वो तब बीमार मां का साथ नहीं दे सके तो ये भूलना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने जल्दी से कहा, नूना प्लीज ऐसा मत कहो। कल जब उन्होंने मुझे पिक किया था तो डैड ने मुझसे इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें सच में पछतावा है। पछतावा है? सू किंग हान अभी भी गुस्से में थी। उसने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में अपना सर हिलाया। अगर उन्हें सच में पछतावा होता तो वो वही गलती 2 बार नहीं करते। ये सच है, डैड ने मुझसे खुद ऐसा कहा था। अगर उन्हें पछतावा ना होता तो वो मुझे ढूंढने के लिए इतनी कोशिश नहीं करते। मेरे मजबूत बचाव ने सू किंग हान को थोड़ा हैरान कर दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए डगमगाईं और उसके दिल में एक ना बयान होने वाला दर्द उठा। ये छोटा बच्चा इतना समझदार है कि सच में दिल टूट जाता है। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। सू किंग हान ने अपना हाथ हिलाया, फिर अपने बैग से एक ब्लैक कार्ड निकाला। इस कार्ड में वो पॉकेट मनी है जो वो हमें हर महीने देते हैं। ये महीने के लगभग 1 लाख येन है। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि ये कितने हैं। हम सब के पास अब अपने इनकम के जरिए हैं, तो हम इसे शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। बस ये कार्ड लो और इसे जैसे चाहो खर्च करो। महीने की पॉकेट मनी असलियत में 1 लाख है। कोई हैरानी नहीं कि जब उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपर क्लास की जिंदगी सच में मेरी सोच से परे है। लेकिन ये कार्ड, मैं सच में इसे लेना नहीं चाहता। कम से कम बिना किसी वजह के तो नहीं। नूना, मैं ये कार्ड नहीं ले सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं इसे लूं तो मेरी एक शर्त है।
सूकिंग हान ने हल्की सी अपनी आईब्रो उठाई। प्लीज डैड को माफ कर दें, कम से कम इस एक बार के लिए जाने दें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि डैड का वो मतलब नहीं था। मैंने सीधा सूकिंग हान की आंखों में देखा, धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए। सूकिंग हान की आंखों में अब सिर्फ सूयू का चेहरा दिख रहा था। एक पल पहले वो सोच रही थी कि क्या सूयू लालच कर रहा है, मगर पता चला कि उसने ये सब इस वजह से किया। लेकिन वो डैड का इतने दिल से बचाव क्यों कर रहा था? सूकिंग हान ने काफी देर तक गहराई से सोचा और जल्द ही खुद ही जवाब ढूंढ लिया। वो इसलिए क्योंकि वो प्यार के लिए बहुत तरसा हुआ था। सही बात है, यकीनन इतने साल अनाथ की तरह रहने ने उसे एक मुकम्मल घर और परिवार की गहरी तड़प दे दी थी। इसीलिए वो हमेशा इस परिवार की गर्माहट को बचाए रखने के लिए सब कुछ करना चाहता था। उस पल सूकिंग हान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को नरम ढंग से छू लिया हो। जिस तरह से उसने सूयू की तरफ देखा, वो अचानक बहुत ही नरम हो गया, जिसमें थोड़ा सा प्यार और ममता शामिल थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें माफ कर दूंगी। सच में मुझे लगा था कि मुझे उन्हें मनाने के लिए और बातें करनी पड़ेंगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस बार इतनी जल्दी मान जाएंगी। हाँ, ये सच है। आपका बहुत शुक्रिया नूना। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी और उस स्माइल ने सूकिंग हान के शक को और पुख्ता कर दिया। जल्दी से ये कार्ड लो, एक बार हम खाना खा लें, फिर जल्दी से वापस स्कूल चलते हैं। हाँ, इस बार मैंने और मना नहीं किया, बल्कि तुरंत सहमत होते हुए सर हिला दिया। पेट भरने के बाद वो दोनों एक साथ जुई उलू से बाहर निकले। क्योंकि आज दोपहर कोई जॉइंट क्लासेस नहीं थी, इसलिए वो दोनों अब एक ही क्लासरूम में नहीं बैठेंगे। सूकिंग हान के चेहरे पर थोड़ी उदासी और लगाव दिख रहा था। जब से उसने सूयू के किरदार को बेहतर जाना था, उसके लिए उसके जज्बात शुरुआती उत्सुकता से बदलकर एक ममता भरे लगाव और सच्ची पसंद में बदल गए थे। अगर मुमकिन होता तो वो सच में उसके साथ और वक्त बिताना चाहती थी। किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके बाहर के सालों के संघर्षों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। सही ना? ये बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मैं उसे इतना पसंद करती हूं। नूना, ये देखते हुए कि हम अलग होने वाले थे, मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। सूकिंग हान थोड़ा मुड़ी, उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी वही पुरानी ठंडक थी। उन आंखों की गहराई में एक ना बयान होने वाली खुशी चमक रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मुझे जाने नहीं देना चाहती? क्या आप आज रात घर आ रही हैं? मैंने सूकिंग हान की तरफ अपनी बड़ी चमकती आंखें झपकाईं, जिसने उन्हें अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस कराई। शायद नहीं, सूकिंग हान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। सच कहूं तो जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, उन्हें घर पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वजह काफी साधारण थी, क्योंकि उनके दिल में अभी भी एक अदृश्य दीवार थी जो वो अपने डैड के साथ खत्म नहीं कर सकी थी। हालांकि साफ तौर पर इतने साधारण से जवाब के लिए भी सूकिंग हान ने वो बात कहते हुए अपने दिल में एक अजीब सी गुनाह की भावना क्यों महसूस की? क्या आप घर नहीं आ सकती? मैंने पूछने में जिद की। यहां बाहर अकेले रहना बहुत अकेलापन भरा होता होगा। सूकिंग हान को अचानक अपने रूममेट्स की याद आई। शायद उनकी थोड़ी अलग थलग रहने वाली शख्सियत की वजह से एक शख्स के अलावा जिससे वो बात कर सकती थीं, बाकी सब उनसे एक मखसूस दूरी बनाए रखते थे। सूकिंग हान ने पहले कभी इसकी परवाह नहीं की थी, क्योंकि मिडिल और हाई स्कूल से ही उन्हें ऐसे ही रहने की आदत थी। मगर अब पीछे देखकर ये कहना कि वो अकेली नहीं थी बिल्कुल सच नहीं होगा। बस ये था कि ज्यादातर वक्त उन्होंने कभी इस बारे में गहराई से सोचने की जहमत नहीं की थी। बेशक अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, बस ऐसा समझे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये कहने के बाद मैं और ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था, बस खामोशी से अपना सर झुकाया और दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ गया। रुको, सूकिंग हान को अचानक अपने दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से सूयू को वापस बुलाया। ऐसा लगता है तुम सच में चाहते हो कि मैं घर आऊं? बेशक, मगर क्यों? क्योंकि हम परिवार हैं, मैंने बहुत कुदरती ढंग से जवाब दिया। मेरे दिल में बिल्कुल भी कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार मुझ जैसे अनाथ को भी इतनी साधारण सी बात समझ आ सकती थी। सूकिंग हान अचानक दंग रह गईं। परिवार, उन्हें ये दो प्यारे शब्द सुने हुए बहुत लंबा वक्त हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि भले ही बहनों के बीच का रिश्ता हमेशा से काफी अच्छा था, मगर जब से वो सब अपने करियर में मसरूफ हुई थीं, उन्हें पहले की तरह एक साथ बैठने के मौके मिले हुए काफी वक्त हो गया था। जहां तक बात करने की बात है, वो भी बस फोन स्क्रीन्स पर छोटे मोटे हालचाल तक ही रह गया था। अगर सूयू अचानक ना आया होता तो शायद उनका बहनों वाला बेस्ट फ्रेंड ग्रुप चैट अभी भी खामोश होता और उसमें कुछ नए मैसेजेस भी ना होते। तो क्या आप प्लीज आज रात घर आ सकती हैं? मैं सच में आपके साथ रहना चाहता हूं। मैंने सूकिंग हान का हाथ जोर से पकड़ा। मेरी आंखें उन्हें इल्तिजा भरी नजरों से देख रही थीं। जैसे किसी जादू के असर में सूकिंग हान ने अनजाने में तुरंत हाँ कह दिया। जब तक वो इस ख्याल से बाहर आईं, उन्होंने मेरा चेहरा देखा जो बेहद खुशी की स्माइल से चमक रहा था। जबरदस्त। सूकिंग हान कहने ही वाली थी कि उसने अभी पूरी तरह से हाँ नहीं की है, लेकिन सूयू के होठों पर सुबह की रोशनी जैसी चमकती मुस्कुराहट देखकर उसने आखिरकार खामोश रहने का फैसला किया और एक शब्द भी नहीं बोला।
ऐसा लगता है कि ये भी काफी अच्छा है। और फिर बिना जाने कब सू किंग हान के होठों पर भी एक हल्की सी खुशी की मुस्कुराहट आ गई। दोपहर में स्कूल खत्म होता है, मैं स्कूल गेट के पास चल रहा हूँ। मेरा मूड काफी अच्छा है। दोपहर की क्लासेस के दौरान ही मैंने आज जो कुछ भी हुआ था वो सब सू जैंगवो को बता दिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये जानने के बाद कि उसकी बेटियां घर आने के लिए मान गई हैं, सू जैंगवो बहुत खुश था। उसने ना सिर्फ मुझे ब्लैक कार्ड अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने दिया, बल्कि पकड़े जाने से बचने के लिए उसने फौरन मुझे पॉकेट मनी के तौर पर 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। मैंने जाहिर है इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। आखिर ये वो पैसे हैं जो मैंने अपनी योग्यता से कमाए हैं, इन्हें ना लेना नुकसान होता। मसरूफ सड़क और ट्रैफिक को देखते हुए मैं सोच रहा था कि क्या मुझे थोड़े पैसे खर्च करके टैक्सी लेनी चाहिए। तभी अचानक किसी ने मेरी शर्ट जोर से खींची। फिर जब मैं होश में नहीं था, मुझे और मेरे बैकपैक दोनों को एक करीबी कार में घसीट लिया गया। किडनैपिंग? अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। बिल्कुल नहीं, दिन के उजाले में इतने सारे लोगों के बीच क्या सू फैमिली के दुश्मन इतने ताकतवर हो सकते हैं? जब मैं सोचों में गुम था, मैंने अपना सर घुमाया और देखा कि जिसने मुझे खींचा था वो थर्ड सिस्टर थी। क्या ये सू वोंग किंग नहीं है जिससे मैं आज सुबह ही मिला था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी मुझे पहचानोगे छोटे भाई। सू वोंग किंग ने अपने चेहरे पर एक शरारती एक्सप्रेशन के साथ आखिरी 2 शब्दों पर जानबूझकर जोर दिया। तुम क्या करने का सोच रही हो? मैंने हैरत से पूछा और अपर क्लास की रंजिशों और बदले की एक ड्रामा भरी कहानी की कल्पना करने लगा। मगर सच्चाई बहुत ही सादा थी। सू वोंग किंग मुझे स्कूल से लेने आई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी क्लासेस कब खत्म होती हैं? अरे, मुझे बस डैड से पूछना था और फौरन पता चल गया। तो तुम डैड से सिर्फ मेरी वजह से मिलने गई थी? मेरे इस सवाल ने सू वोंग किंग को एक पल के लिए हैरान कर दिया। अगर वो मान लेती तो क्या ये साबित नहीं हो जाता कि वो उसकी बहुत परवाह करती हैं? लेकिन अगर वो नहीं मानती तो उसके अपने मुंह से पहले ही ये बात निकल चुकी थी। ये बच्चा, तुम्हारा कैलकुलेटिंग माइंड काफी तेज है ना? सू वोंग किंग ने हंसते हुए डांटा और फौरन बात बदल दी। मैं तुम्हें किसी बहुत इंटरेस्टिंग जगह ले जा रही हूं। बहुत जल्द ही इंजन की गरज के साथ मैंने अपने आसपास के नज़ारों को पीछे छूटते हुए महसूस किया। रुको, क्या हम घर नहीं जा रहे? थोड़ा मजा करने के बाद वापस जाने में ज्यादा देर नहीं होगी। सू वोंग किंग ने मुझे एक चार्मिंग स्माइल दी। पिछली बार वो लापरवाह थी, इस बार उसे सूयू की असली नेचर का इम्तिहान लेना ही होगा। दरअसल कल रात फोर्थ सिस्टर सू हुआई के ग्रुप में सूयू की फोटो भेजने और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने के बाद वो और एल्डेस्ट सिस्टर, जो फैमिली में सबसे ज्यादा सस्पिशियस हैं, उन्होंने सूयू की वापसी के पीछे के असली पर्पस पर चर्चा शुरू कर दी थी। सच्चाई ये थी कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बाप की बात पर यकीन नहीं था, बल्कि सूयू की वापसी बहुत अचानक थी। उन्हें पहले से कोई खबर तक नहीं मिली थी। इसलिए कल रात एक तरफ उन्होंने लोगों को सूयू के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा और दूसरी तरफ उन्होंने ये प्लान बनाया। सू वोंग किंग ड्रंक होने का नाटक करेगी ताकि सूयू के कैरेक्टर का इम्तिहान ले सकें कि क्या वो सच में सू फैमिली का खोया हुआ यंग मास्टर है या सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट जिसकी नज़र उनकी फॉर्च्यून पर है। हुआ ये कि सूयू के सिर्फ एक जुमले ने सू वोंग किंग को इतना हैरान कर दिया कि उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या करे और आखिरकार उसे सूयू को जाने देना पड़ा। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करेगी। इस बार सू वोंग किंग को सूयू का असली चेहरा हर हाल में ढूंढना होगा। सिर्फ तभी उसे और एल्डेस्ट सिस्टर को सही में शांति मिलेगी। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा और सामने वाली बिल्डिंग को बेशुमार चमकती हुई ब्रिलियंट नियॉन लाइट्स के साथ जगमगाते देखा। क्या ये एक बार है? मैं हैरान हुए बिना ना रह सका। चलो छोटे भाई, हम पहुंच गए हैं। नूना, हम बार के अंदर जाने का तो नहीं सोच रहे, है ना? सही कहा। तो क्या हुआ? सू वोंग किंग हल्का सा हंसी, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। उसके लिए बार जाना उतना ही नॉर्मल था जितना कैफेटेरिया जाना। मैं अभी अभी बालिग हुआ हूं, यहां आना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं हिचकिचाते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, क्या तुम पहले कभी नहीं गए? सू वोंग किंग ने हैरत से सूयू की तरफ देखा, जैसे वो किसी रेयर क्रीचर को देख रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ड्रिंकिंग एक माइनर बात है जो पहले से कहीं ज्यादा कॉमन है। सूयू जैसा बंदा, एक अडल्ट जिसने कभी अल्कोहल की एक बूंद तक नहीं छुई थी, उसके लिए पहला था। ये काफी इंटरेस्टिंग था। सुआन किंग के होठों के कोने पर एक हल्की सी स्माइल आई। वो इस यंगर ब्रदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा इंट्रीग्ड फील कर रही थी।
सही कहा नूना, शायद हमें बस घर चलना चाहिए, मैंने जल्दी से सजेस्ट किया। तो फिर और भी अच्छा है, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। सुवैन किंग ने सुयू को पकड़ लिया जो पीछे हटने वाला था, और अपने आप में जीत की स्माइल दी। पहले कभी नहीं पी, और भी बेहतर। अगर उसने पहले कभी नहीं पी तो उसे पिलाकर ड्रंक करना और इन्फॉर्मेशन निकालना आसान होगा। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने कान फाड़ने वाला डीजे म्यूजिक सुना। मुझे मानना पड़ेगा, ये बार सच में काफी स्पेशियस है। फिर ब्लैक यूनिफॉर्म में एक वेटर हम दोनों को एक लग्जूरियस केटीवी रूम में ले गया। पहले एक गला साफ करने के लिए एक बॉटल 9,998 लाओ और 5 और शैंपेन की बॉटल्स। ओ हाँ, 2 ग्लासेस एंजल्स किस के भी ऐड करना, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। सुवैन किंग के कैजुअल ऑर्डरिंग के बाद वेटर खुशी खुशी बाहर चला गया। इस वक्त मैं विस्पर किए बिना नहीं रह सका। नूना, क्या वो 9,998 जो आपने बताया वो किसी कॉम्बो का नाम है या प्राइस? गैस करो। सुवैन किंग ने स्मर्क किया। इतना सिंपल लड़का उसके लिए सच में पहला था। क्या ये वाकई प्राइस है? फिर तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। नूना, शायद हमें बस चलना चाहिए। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। खाने पर इतना खर्च करना एक अलग बात है, लेकिन वाइन की एक बॉटल इतनी कॉस्टली क्यों है? अगर इतने पैसे कोको कोला पर खर्च होते तो शायद वो सब पीने से मुझे डायबिटीज हो जाती। ओए छोटे भाई, ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है नूना, मेरा मतलब है कि इतना खर्च करना वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट क्यों नहीं है? जब तक मैं खुश हूं कोई भी अमाउंट खर्च करना वर्थ इट है। सुवैन किंग ने बेपरवाह एक्सप्रेशन के साथ अपना ग्लास उठाया। चलो अब, जब ड्रिंक्स आएंगी तो तुम्हें मेरे साथ पीना होगा। ठीक है। उनकी पक्की नज़र देखकर मेरा कुछ और कहने का मन नहीं किया। पहली वजह ये कि ये मेरा पैसा नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे सुवैन किंग के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। आओ छोटे भाई सुयू, ये इस बार का मशहूर एंजल्स किस है। सुवैन किंग ने ब्लू लिक्विड से भरा एक ग्लास मेरे सामने रखा जो बबल कर रहा था। फिर सुवैन किंग को फॉलो करते हुए मैंने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। फौरन ही एक तीखी जलन मेरे गले से होती हुई पेट तक गई। मुझे दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। उसी वक्त सुवैन किंग ने धीरे से एंजल्स किस का ओरिजिन बताना शुरू किया। इसका स्टिमुलेटिंग फ्लेवर पीने वाले को एंजल्स दिखा सकता है। कोई हैरत की बात नहीं, मैंने अपने आप से सोचा। अपने चेहरे को गर्म होता महसूस किया। ये ड्रंक होने का साइन था, और बिल्कुल वही था जो सुवैन किंग चाहती थी। लेकिन किसी वजह से जब उसने सच में सुयू का लाल चेहरा देखा तो सुवैन किंग के दिल में अचानक एक ना समझ आने वाला तरस पैदा हुआ। उसने याद किया जो सुयू ने आज सुबह कहा था। क्या उसकी आइडेंटिटी सच में सही हो सकती है? नहीं, अभी तक कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर वो अभी टेस्ट छोड़ देती है तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अपने इमोशंस को काबू करते हुए सुवैन किंग ने फिर से एक इशारे वाली स्माइल दी। छोटे भाई सुयू, कैसा लग रहा है? क्या तुम और पी सकते हो? मैंने अपने चकराते हुए सर को थपथपाया और हाँ में सर हिलाया। ठीक है। थोड़ी देर बाद टेबल पर कई और बॉटल्स रख दी गईं। इस बार मैं पैसिव से एक्टिव हो गया। एक बॉटल पकड़ी और अपना ग्लास भर लिया। नूना, मैं ये पूरा पी रहा हूं। ये कहने के बाद मैंने लगातार कई बार ग्लास खत्म किया, जब तक कि मेरे हाथ कांपने नहीं लगे और मैं उसे ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। तब जाकर मैं थोड़ा रुक गया। सुवैन किंग हैरान खड़ी रह गई। क्या ये लड़का सच में पहली बार यहाँ आया है? वो ऐसे क्यों पी रहा है जैसे इस पर इसकी जान निर्भर है? छोटे भाई सुयू, तुम एक बार में इतना ज्यादा क्यों पी रहे हो? मेरे होठों के किनारों पर गीली वाइन के निशान को घूरते हुए सुवैन किंग ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। इस पॉइंट पर मैं अब पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा था, बस सुवैन किंग के सवालों का टुकड़ों में जवाब दे पा रहा था। लेकिन सिर्फ उस एक सेंटेंस ने सुवैन किंग को फौरन परेशान कर दिया। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? आपने मुझे खास तौर पर यहां सिर्फ पीते हुए देखने के लिए लाई हैं, सही ना? अगर ऐसा है तो जब तक मैं पीऊंगा मुझे लगता है आप खुश रहेंगी। मेरी नशे में डूबी आवाज धीमी थी, लेकिन जज्बात बहुत सच्चे थे। इस लम्हे में सुवैन किंग पूरी तरह दंग रह गई, इतना कि उसके हाथ में पकड़ा ग्लास अनजाने में गिर गया। तो उसे पहले ही एहसास हो गया था। कितना दुखद है। सुवैन किंग को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसका असली प्लान अल्कोहल का यूज करके उससे सच बुलवाना था, ताकि वो सुयू से उसकी रियल इन्फॉर्मेशन की इंटेरोगेशन कर सके। हालांकि जब उसने सुयू को देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे खुश करना चाहता था, अल्कोहल पीते हुए, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उस तरह उसे एहसास हुआ कि उसने एक नोबल हार्ट को अपने छोटे पेटी स्टैंडर्ड से परखने की गलती की थी। उसे लगा कि वो डिस्पिकेबल थी। इस पल सुवॉन्ग चिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि वो कितनी लोली रही थी कि उसने अपने ही भाई के साथ एक स्कैमर की तरह सलूक किया। उसने जल्दी से सुयू के हाथ से बॉटल छीन ली और घबराहट में कहा, अब और मत पियो। मैंने उसकी तरफ चक्कर खाते हुए देखा और हैरानी से पूछा, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? ये ठीक है, मैं अब भी और पी सकता हूं।
ये कहने के बाद मैंने बॉटल वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वो अल्फाज सुनकर सुवांगचिंग के दिल में एक तेज और इंटेंस पेन महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने सिर्फ तब महसूस किया था जब उसने अपनी माँ को खोया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सालों की स्ट्रगलिंग ने बहुत पहले ही उसके दिल के नरम हिस्सों को खत्म कर दिया था। उसने सोचा दुनिया सिर्फ कैलकुलेशंस और कोल्ड इंटरेस्ट से बनी है, लेकिन जब तक वो सुयू से नहीं मिली थी उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसके ख्याल कितने रिडिकुलस थे। उसने हल्के से स्निफल किया और नरमी से सुयू के हाथों को दबाया। ऐसा नहीं है लिटिल ब्रगर, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं, प्लीज अब और मत पियो। मैंने ऊपर सुवांगचिंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम रो रही हो, तुम खुश कैसे हो सकती हो? सुवांगचिंग एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने अपनी आंखों के कोनों को छुआ। बिना एहसास हुए उसका चेहरा पहले ही आंसुओं से ड्रेंच्ड हो चुका था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं बहुत खुश हूं, मैं खुशी के मारे रो रही हूं। देखो, क्या मैं मुस्कुरा नहीं रही हूं? सुओंग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सुयू को एक स्माइल दी। चलो अब और मत पियो, बस यहाँ सुकून से बैठो, हम तुम्हें सोबर अप करने के लिए कुछ ढूंढते हैं। उसके बाद सुओंगचिंग ने एक बटन दबाया और थोड़ी ही देर बाद वही यूनिफॉर्म वाला वेटर मुस्कुराते हुए अंदर आया। क्या मिस सू और वाइन ऑर्डर करना चाहती हैं? उसके लिए आज का दिन एक बड़ा जैकपॉट था। सुओंगचिंग ने सारी सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। इस हिसाब से इस एक रात की सेल्स उसके पूरे महीने के कोटा के लिए काफी थी। हालांकि सुओंगचिंग ने सिर्फ उसे एक कोल्ड ग्लैंस दी। मेरे लिए सोबर अप होने की कोई चीज लाओ और ये सारी खाली बॉटल साफ करो, जल्दी करो। कुछ मिनट बाद वेटर मिल्क का एक ग्लास लेकर आया। चलो लिटिल ब्रदर सुयू, नूना को तुम्हें फीड करने दो, इसे जल्दी से पियो ताकि थोड़ा होश में आ सको। सुओंग ने मिल्क ग्लास पकड़ा और उसे मेरे मुंह तक लाने ही वाली थी, लेकिन अब तक अल्कोहल फ्यूम्स ने मुझे पूरी तरह इनकोहेरेंट बना दिया था। मिल्क पीना तो दूर की बात, मैं अपना मुंह तक खोलने में कामयाब नहीं हो रहा था। कुछ देर तक मुझे फीड करने की कोशिश करने के बाद ज्यादा मिल्क अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो मेरे ऊपर हर जगह स्पिल हो गया। पूरी हेल्पलेसनेस की हालत में सुओंगचिंग को अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने एक बहुत अच्छा रास्ता सोचा। अगर सुयू खुद नहीं पी सकता तो क्या उसे माउथ टू माउथ फीड करना सही नहीं रहेगा? लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो क्या ये एक मर्द और औरत के लिए ज्यादा इंटीमेट नहीं हो जाएगा? ओ प्लीज, हालात को देखो, अब इन चीजों के बारे में कौन सोचता है? उन वॉन्डरिंग थॉट्स को एक तरफ रखकर सुओंगचिंग ने अपने दांत भींचे और एक्शन लेना शुरू किया। पहले उसने मिल्क का एक छोटा सा सिप लिया, फिर वो सुयू के वाइन से फ्लश्ड फेस के करीब झुकी और मेरे लिप्स को ढूंढते हुए उन पर प्रेस किया। 1 मिनट बाद सुओंगचिंग ने नरमी से अपने मुंह के कोने से मिल्क स्टेन साफ किया और सुयू की तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड लुक से देखा। वो एहसास अभी बहुत स्टिम्युलेटिंग था, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह जिसने उसके दिल को बेचैनी से फ्लटर कर दिया, और वो इसे एक बार फिर करना चाहती थी। अगर ऐसा है तो बस एक बार और। वैसे भी सुयू अभी तक जागा नहीं है। हालांकि जैसे ही सुओंगचिंग ने दोबारा मिल्क ग्लास उठाया, उसका फोन अचानक बज उठा। वो सू किंग हान का कॉल था। जब वो घर वापस आई और उसे एहसास हुआ कि सुयू अभी तक वापस नहीं आया है, वो तुरंत समझ गई कि सुयू को जरूर सुओंगचिंग ने स्नैच कर लिया होगा। केयरफ्री सू हुआन के मुकाबले सू किंग हान सुओंगचिंग को बहुत अच्छी तरह जानती थी, ये जानते हुए कि उसने सुयू के खिलाफ अपनी गार्ड कम नहीं की थी। अगर थर्ड सिस्टर ने सुयू को इंटेरोगेट करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज किए तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी ख्याल के साथ सू किंग हान ने जल्दी से कॉल किया। हेलो फिफ्थ सिस्टर, तुम इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? सुओंगचिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। हालांकि बहनें बहुत क्लोज थीं, लेकिन वो एक दूसरे की प्राइवेट लाइव्स में कभी इंटरफेयर नहीं करती थीं। आमतौर पर अगर कुछ होता तो वो सिर्फ टेक्स्ट करती थीं। इसलिए कॉल पर सुओंगचिंग का पहला रिएक्शन ये था कि सू किंग हान के साथ कुछ हुआ है। हालांकि जिस बात की उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि सू किंग हान का पहला सवाल सुयू के बारे में था। क्या सुयू अभी तुम्हारे साथ है? सुओंगचिंग को अचानक इनएक्सप्लिकेबली गिल्टी महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है? सू किंग हान को कैसे पता चला? क्या उसे इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए था? बेशक, इस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि सुयू सच में उसके बिल्कुल पास था और उसने उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करवा दी थी कि वो बेहोश था। तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? सू वानचिंग ने एक जबरदस्ती की हंसी दी और बात घुमाने की कोशिश की। बस मुझे बताओ कि वो वहां है या नहीं। थर्ड सिस्टर, मैं तुम्हें बता दूं, सुयू एक बहुत अच्छा इंसान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा भाई है या नहीं। वो बिल्कुल भी कोई स्कैमर नहीं है। तुम जो भी करो उसके साथ कुछ मत करना।
ये सुनकर सू वानचिंग की आंखों में हैरत की एक चमक दिखी। वो अच्छे से जानती थी कि सू किंग हान की पर्सनैलिटी कैसी है। वो छोटी बहन जिसके स्टैंडर्ड्स कुदरती तौर पर बहुत हाई थे, वो मुश्किल से ही अपनी बहनों के अलावा किसी पर नज़र डालती थी। फिर भी इस बार वो किसी और के लिए मिन्नत कर रही थी। ये पहली बार था। बात यह है फिफ्थ सिस्टर, तुम्हारी कॉल थोड़ी देर से आई है। मैंने उसे पहले ही पूरी तरह से ड्रंक कर दिया है। अब किसी भी चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने नहीं किया। सू वानचिंग ने कमजोरी से अपना बचाव किया, जबकि सू किंग हान ने बात खत्म करने से इनकार कर दिया। अगर तुमने नहीं किया तो सुयू को फोन उठाने दो। सू वानचिंग ने सुयू पर एक नज़र डाली और कहा, वो अभी फोन पर आ सकता है, बेफिक्र रहो, वो ठीक हैं। अगर वो ठीक हैं तो तुम उसे जवाब क्यों नहीं देने दे रही? सू किंग हान ने अपनी आईब्रो उठाई। उसके लहजे में पीछे हटने का कोई निशान नहीं था। इस पर सू वानचिंग खामोश हो गई। क्या वो वाकई कह सकती थी सुयू अभी तक नहीं जागा है? जब वो दोनों इस डेडलॉक में थी, मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और सू वानचिंग का चेहरा अपने बिल्कुल पास देखा। फितरी तौर पर मैंने फुसफुसाया, नूना। सू वानचिंग और दूसरी तरफ से सू किंग हान ने एक साथ जवाब दिया, सुयू, क्या तुम ठीक हो? तुम इस वक्त कहाँ हो? सू किंग हान की परेशान आवाज़ फोन से गूंजी। मेरा कॉन्शियसनेस अभी भी धुंधला था, लेकिन ये सुनकर मैं फिर भी मुस्कुराया और अपना सर हिलाया, फिर कमज़ोर आवाज़ में बोला, नूना, मैं ठीक हूँ, मैं थर्ड सिस्टर के साथ हूँ। ये क्या है? सुयू की आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों है? सू वानचिंग, तुमने क्या किया है? सू किंग हान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने गुस्से से पूछा। मैं सू वानचिंग हकलाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये सुनकर कि सू किंग हान गुस्से में लग रही थी, मैंने समझाने के लिए अपना ध्यान लगाने की कोशिश की। नूना, सब ठीक है। थर्ड सिस्टर बस मेरे साथ थोड़ा मजाक कर रही हैं। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये शब्द सुनकर सू किंग अपने चेहरे पर पछतावा और शर्म नहीं छुपा सकी। अब भी सुयू उसकी मदद कर रहा था। अपनी अभी की हरकतों के बारे में सोचकर वो सच में खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को घर जल्दी आना होगा। ये कहने के बाद सू किंग हान ने फोन रख दिया। केटीवी रूम एक बार फिर खामोश हो गया। सू वानचिंग ने सुयू से गंभीरता से माफी मांगने का इरादा किया, लेकिन उसकी हैरानी की वजह यह थी कि जब वो नीचे झुकी उसने सुयू को देखा, जिसका हैंडसम स्कॉलरली चेहरा था। उसकी आंखें जोर से बंद थीं और वो सुकून से सांस ले रहा था। बिल्कुल, सुयू फिर से सो गया था। ठीक है, वो घर पहुंचने के बाद समझा देगा। सू वानचिंग ने एक ठंडी सांस भरी। अब उसका ड्रिंक करने का कोई मूड नहीं था और वो बस अपना सर ही झुका सकती थी। सू वानचिंग सोच रही थी कि सुयू को वापस कार तक कैसे ले जाए, जब उसकी नज़र अचानक सुयू के होंठों के किनारे लगे मिल्क के निशान पर पड़ी। मैं लगभग भूल ही गई थी कि उसने वो मिल्क खत्म नहीं किया था जो उसे सोबर करने के लिए था। हालांकि घर पर उसे और पिलाना ज्यादा देर नहीं होगी। आखिरकार उसे पहले ही मिल्क पिलाने से उसके स्टमक पर अल्कोहल की इरिटेशन को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सुयू के साथ होंठ टच करने का एहसास बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। ये सोचकर सू वानचिंग ने बिना सोचे फिर से मिल्क का ग्लास उठा लिया। एक सिप लेने के बाद वो धीरे से सुयू के चेहरे के करीब झुकी, उसके जिस्म की खुशबू के साथ मिली हुई अल्कोहल की हल्की महक को महसूस करते हुए। सू वानचिंग ने उसे मिल्क पिलाने के लिए धीरे से उसके होंठ अलग किए। ये एहसास वाकई शानदार था। जब वो वापस बैठी, सू वानचिंग ने थोड़े से अपने होंठ भींचे, अब भी कुछ बाकी रह गए पछतावे के साथ सुयू को देखते हुए। मैं सच में इसे सिर्फ एक बार और करना चाहती हूँ। सू वानचिंग ने इस ख्याल को निकालने के लिए जल्दी से अपना सर हिलाया। अब जरूरी काम सुयू को जल्दी घर ले जाना था। एक बार कार में पहुंचकर सू वानचिंग ने सुयू का सर अपनी लंबी टांगों पर रखा, उसकी स्मूथ और लाल हुई स्किन को देखते हुए। सू वानचिंग के दिल के अंदर और भी करीब होने की चाहत फिर से जाग उठी। उसने थोड़ा सा थूक निगला, एक रिस्क लेने के लिए तैयार हुई और नीचे झुकी जब अचानक उसका फोन फिर से बजा। थर्ड सिस्टर, क्या तुम दोनों अभी तक घर पहुंच गए? इस बार सू वान कॉल कर रही थी। उसकी आवाज ने फौरन सू वानचिंग को वास्तविकता में वापस लाया। उसने थोड़ा सा सर हिलाया। हम वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। पूरा परिवार तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार कर रहा है। सू वानचिंग ने अभी भी सोए हुए सुयू की तरफ देखा। लगता था कि इस बार इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एक हल्की आह भरी और दूसरी तरफ सब कुछ कन्फेस करने का फैसला किया। क्या तुमने कहा कि तुमने सुयू को पिला दी? सू फैमिली मैंशन में डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका इंतजार कर रही सू हुआन और सू किंग हान एक साथ हैरत से चिल्ला उठीं।
उन्हें लगा था कि सू वॉन्किंग सच में सुयू को बस थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी। किसने सोचा था कि वो एक बार में पहुंच जाएंगे और ऊपर से उसे पूरी तरह से तल्ली कर देंगे। फौरन ही वो दोनों सुयू के लिए अपनी फिक्र नहीं छुपा सकी। थर्ड सिस्टर, आप सच में हद कर देती हैं। सुयू अभी अभी बड़ा हुआ है, आपने उसे अल्कोहल कैसे पीने दी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसे कुछ हो गया तो, या अगर बात बिगड़ गई तो फिर क्या? अपनी दोनों बेटियों के परेशान एक्सप्रेशंस देखकर टेबल के हेड पर बैठे सू जैंगवो अपने मुंह को टेढ़ा होने से ना रोक सका। क्या ये सिर्फ नशे में होना नहीं है? क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे जमाने में नशे की तो बात ही छोड़ो, उल्टी करने तक पीना रोज की बात थी। अपनी दोनों बेटियों को अभी भी मुसलसल फिक्र में डूबा देखकर सू जैंगवो बड़बड़ाने से ना रह सका। ये सिर्फ नशा ही तो है, ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। शायद हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। सू जैंगवो को लगा कि उसकी बातें उसकी दोनों बेटियों को बहस बंद करने का मौका और फोन रखने का बहाना दे रही हैं, लेकिन उसकी हैरानी की वजह यह थी कि जैसे ही उसने बात खत्म की, उन दोनों ने तुरंत गुस्से में उसे घूरा। डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका क्या मतलब है कि सिर्फ नशा है? सुयू आखिरकार आपका बायोलॉजिकल बेटा है, हमारा फ्लैश एंड ब्लड छोटा भाई। कौन जानता है कि इतना नशा उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या आप अपने बच्चों की परवाह ऐसे करते हैं? सू जैंगवो ढंग रह गया। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पीना है। क्या ये इतना डरावना है जितना तुम दिखा रही हो? इसके अलावा वो मेरा असली बेटा भी नहीं है। और तो और तुम्हारी थर्ड सिस्टर भी अक्सर नशे में होती है ना? मुझे कभी तुम दोनों उसकी फिक्र ऐसे करते हुए क्यों नहीं दिखती? बेबसी की हालत में सू जैंगवो सिर्फ कमजोरी से समझा सका। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम्हारी थर्ड सिस्टर भी अक्सर नशे में होती है, और देखो वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि दोनों बेटियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड सिस्टर की उम्र अब क्या है? क्या उनका पीना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल, उनके रहने के माहौल बिल्कुल अलग हैं। डैड, क्या आप सच में छोटे भाई सुयू की परवाह करते हैं? बहस की बौछार ने सू जैंगवो को खामोश कर दिया। वो अभी भी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी दोनों बेटियों को अपनी जगह से उठते हुए देखा। वो जाने की तैयारी कर रही थीं। उसने जल्दी से उन्हें पीछे से आवाज दी, रुको, तुम लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया है। मैं अब और नहीं खा रही, मेरा खाने का कोई मूड नहीं है। सू किंगहान मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई, जबकि सू हुआन के एक्सप्रेशन थोड़े संजीदा थे, लेकिन जिस तरह उसने सू जैंगवो को देखा, वो साफ तौर पर एक ऐसी मायूसी दिखा रहा था जो बयान नहीं की जा सकती। कभी सुकून वाली डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ सू जैंगवो रह गया था। उसने अभी की अपनी दोनों बेटियों के बीच की बातचीत को याद किया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपना सर खुजलाया। वो इस वहम से खुद को ना रोक सका, जैसे कि वो खुद वही हो जिसे उठाकर इस घर में लाया गया हो। वापसी के रास्ते में सू वॉन्किंग ने गाड़ी बहुत तेज चलाई। सिर्फ 10 मिनट से थोड़े ज्यादा वक्त में उसने एक क्लासिक गटर ड्रिफ्ट मारी। सू फैमिली के ग्रैंड एस्टेट पर पहुंचते ही, इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह से रुके, सू वॉन्किंग ने सुयू को गोद में उठा लिया और गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा मेन गेट से अंदर भागी। जल्दी, छोटा भाई सुयू वापस आ गया है। सू वॉन्किंग भागते हुए हाँप रही थी। सू जैंगवो ने ये देखा, वो हैरानी से उछल पड़ा और पूछा, क्या आपने कुछ नहीं सुना डैड? छोटा भाई सुयू पूरी तरह से तल्ली है, सू वॉन्किंग ने जल्दी से जवाब दिया। फिर वो तुरंत फ्रिज की तरफ मिल्क ढूंढने के लिए भागी, सू जैंगवो को वही हैरान छोड़कर। अभी सू वॉन्किंग का परेशान रवैया देखकर उसे लगा कि कुछ जानलेवा हुआ है। पता चला कि वो सिर्फ ड्रंक है, लेकिन इस बार उसने सबक सीख लिया था। अपनी दोनों बेटियों का पहले वाला रिएक्शन याद करते हुए उसने अब और तनकीद करने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने सू वॉन्किंग से मदद मांगने के लिए पूछा, लेकिन तभी उसने उन दोनों बेटियों को देखा जो अभी ऊपर गई थीं। अब वो घबराहट में नीचे भाग रही थीं। क्या छोटा भाई सुयू वापस आ गया है? वो कहाँ है? सू जैंगवो ने उनके जल्दबाजी वाले तरीके को देखा और अपना हाथ पास के सोफा की तरफ कर दिया। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लेकिन बिल्कुल किसी ने भी उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं की। दोनों लड़कियों ने उसे मुड़कर दोबारा देखा तक नहीं। उसके कंधे से टकराते हुए सुयू के पास भाग गईं। छोटे भाई सुयू, क्या तुम ठीक हो? छोटे भाई सुयू, उठ जाओ, मुझे मत डराओ। उन दोनों ने धीरे से सुयू के गालों को थपथपाया, जैसे कि उनके सामने खड़ा शख्स किसी लाइलाज बीमारी में हो और उनसे हमेशा के लिए अलग होने वाला हो। इसी पल सू वान क्विंग की आवाज उनके पीछे से सुनाई दी, हटो, रास्ते से हटो। वो एक ग्लास मिल्क पकड़े हुए दिखी, सीधा सुयू की तरफ बढ़ते हुए।
हालांकि बाकी दोनों को समझ नहीं आया कि वो सूयू को बचाने के लिए क्या करने का इरादा रखती है। वो जल्दी से रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गईं और फिर उन्होंने देखा कि सू वान क्विंग ने पहले मिल्क का एक घूंट अपने मुंह में लिया, फिर उसे सूयू के होठों में डाला, मुंह से मुंह मिलाकर, जैसे किस कर रही हो। इस हरकत ने दोनों छोटी बहनों को बिल्कुल हैरान कर दिया। तीसरी बहन, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? सू होनू चिल्लाई, उसका चेहरा लाल हो गया। सही कहा, तुम छोटे भाई सूयू का इस तरह फायदा कैसे उठा सकती हो? सू किंग हान ने भी गुस्से भरी शक्ल के साथ हाँ में हाँ मिलाई। ये देखकर सू वान क्विंग ने आराम से अपने होठों पर लगे मिल्क के निशान को साफ किया और गर्व से समझाया, तुम लोग ये नहीं समझती, छोटे भाई सूयू को होश में आने के लिए अभी मिल्क पीने की जरूरत है, लेकिन वो इतना नशा में है कि खुद अपना मुंह नहीं खोल सकता, इसलिए मुझे ये उसके लिए करना पड़ा। सू वान क्विंग को लगा कि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। सू किंग हान ने अपनी आईब्रो उठाई। मैं भी वो कर सकती थी, तीसरी बहन को खुद ये करने की तकलीफ क्यों दी? मैं भी ये कर सकती हूं। सू हुआशू ने भी अपना हाथ उठाया, वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। ये क्या हो रहा है? उसे याद था कि उसकी बहनें मर्दों से नफरत करती थीं, खासतौर पर सू किंग हान। किस करना तो दूर की बात है, हल्का सा फिजिकल कांटेक्ट भी उसे पूरा दिन बीमार महसूस कराने के लिए काफी था। जब भी बात सूयू की आती है तो हर कोई इस तरह मुकाबला क्यों करने लगता है? लेकिन इस वक्त वो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो सकती थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी दो गुस्से में भरी बहनों को पीछे ढकेला। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, बस मुझे ये करने दो। सू किंग हान ने तुरंत अपनी बहन को नफरत भरी नजर से देखा। किस बुनियाद पर? इसके अलावा तुम ही वो हो जिसने सूयू को पहले नशा करवाया। वो बोलने ही वाली थी कि अचानक उनके पास से एक गूंजती हुई आवाज आई। ठीक है, बहस बंद करो, क्या ये सिर्फ मिल्क पिलाना नहीं है? मुझे करने दो। सबने एक साथ अपना सर घुमाया और देखा कि सू जंगुओ गुस्से भरे चेहरे के साथ वहां आ रहा है। कोई हैरत नहीं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कॉन्स्टिपेशन हो। वो सच में ये समझ नहीं पा रहा था इस सूयू लड़के को यहां आए हुए कितने दिन हुए हैं, फिर भी उसने पहले ही अपनी बेटियों को इस हद तक अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इतने सालों से उनके साथ हैं, फिर भी उनका बाप बेटी का रिश्ता थोड़ा सा भी बेहतर नहीं हुआ। अगर ये कोई और दिन होता, अगर उसकी बेटियां उस पर प्यार जताती, तो ये कहा जा सकता था कि सूयू बाप बेटी के रिश्ते को सुलझाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब तो वो किस तक कर रही हैं? क्या तुम सब भूल गई हो कि सूयू एक मर्द है? नहीं, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो उसकी बेटी की प्योरिटी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कुछ सोचने के बाद सू जंगुओ ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। वान क्विंग, छोड़ो इसे, ये डैड पर छोड़ दो। सू जंगुओ ने एक हीरो जैसी शराफत का दिखावा किया, अपने हाथ फैलाते हुए। लेकिन बदकिस्मती से उसका स्वागत उसकी 3 बेटियों की तारीफ भरी नजरों से नहीं, बल्कि थकान और शक भरी नजरों से हुआ। डैड, और करीब मत आइए, सूयू आखिर आपका सगा बेटा है। सही कहा डैड, आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सू जंगुओ का चेहरा सपाट हो गया। रुको, मैंने क्या किया? इसके अलावा क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं खुद एक्शन ले रहा हूं। शहर के सबसे अमीर आदमी के जरिए मुंह से मुंह लगाकर पिलाया जा रहा है, क्या ये उसके लिए बड़े फख्र की बात नहीं है? हे, क्या तुम लड़कियां कुछ गलत समझ रही हो? डैड बस उसे होश में लाने में मदद करना चाहते हैं। डैड, क्या आपको लगता है कि अपने छोटे भाई को इस तरह होश में लाना ठीक है? क्यों डैड? अपने आप को देखिए और चेक कीजिए कि क्या आपने ठीक से शेव भी की है। क्या होगा अगर आप छोटे भाई सूयू के चेहरे को छील दें? हाँ, और छोटे भाई सूयू इतने हैंडसम हैं, अगर उन्हें एक बूढ़ा आदमी किस करेगा तो क्या होगा अगर कोई गंदी अफवाहें फैलने लगेंगी? मुख्तसर ये कि डैड, अब इसमें दखल मत दीजिए, कहीं और जाकर खेलिए डैड। तीनों बेटियां बारी बारी से बोलती रहीं, एक बाहरी शख्स के खिलाफ एक होकर, सू जंगुओं की नाजुक रूह पर एक गहरी चोट लगाते हुए। उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। इस पल उसे नहीं पता था कि पूरी दुनिया उसे अकेला कर रही है या वो पूरी दुनिया को अकेला कर रहा है। जब तक मैं अपनी बेहोशी से जागा, तब तक अगली सुबह हो गई थी। अपनी आंखें खोलते हुए और गुलाबी छत की तरफ देखते हुए कल की यादें वापस आने लगीं। मुझे याद है कि मैं सू किंग हान के साथ लंच कर रहा था। दोपहर में सू वोंगिंग मुझे स्कूल के बाद एक बार में ले गई। उस बार के अंदर मैंने सू वोंगिंग की चालें समझ ली थीं, इसलिए मैंने पहले वार करने का फैसला किया ताकि मैं एडवांटेज हासिल कर सकूं। उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ओह नहीं, क्या मैं इतना ड्रंक हो गया था कि मैं रेकलेस हो गया और मैंने सारा सच उगल दिया? ये सोचते ही मैं एक कूदती हुई कार्प मछली की तरह उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में बिल्कुल नहीं था। बेडशीट्स के रंग से लेकर लाइटिंग और कमरे के लेआउट तक, ये साफ तौर पर एक लड़की का कमरा है।
इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि जब मैंने बेड पर हाथ बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी हथेली ने अभी किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज को छुआ है। मैंने हैरानी में पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में फौरन एक्सट्रीम हॉरर साफ दिखने लगा। सू वॉन्गिंग के कमरे में सू वॉन्गिंग। मैंने थूक निगला। मेरा दिमाग पूरी कैपेसिटी पर काम करने लगा, ये सोचते हुए कि मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। न्योंगवू नेक, मेरे बगल में चैन से सोती हुई शख्स ने अपनी आंखें खोलीं। सू यू, क्या तुम जाग गए? ये तो वंडरफुल है। सू वॉन्गिंग ने देखा कि मैं ठीक हो गया हूं। बिना एक लफ्ज कहे उसने मुझे जोर से हक कर लिया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। वो बहुत खुश लग रही है। क्या इसका मतलब है कि कल रात मैंने... नहीं, रुको, मुझे अचानक याद आया। कल रात जब मैंने कहा कि मैंने सिर्फ उसे खुश करने के लिए ड्रिंक किया था, सू वॉन्गिंग के चेहरे पर अभी भी आंसू लग रहे थे। मैं तो बस उस वक्त कैजुअली कह रहा था। क्या सू वॉन्गिंग ने सच में इस पर यकीन कर लिया? छोटे भाई सूयू, क्या तुम्हें अभी भी कहीं अनवेल फील हो रहा है? बस बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताओ। सिस, मैं ठीक हूं। मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूं। वैसे मैं यहां क्यों सो रहा हूं? ओह ये। सू वॉन्गिंग एक पल के लिए हिचकिचाई। कल तुम वेस्टेड थे। मुझे डर था कि तुम्हें रात में ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ सोना चाहती थी। वो सिस, लेकिन मैं एक मर्द हूं। मेरे चेहरे पर मेरी एम्बैरेसमेंट साफ दिख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पहली बार बेड शेयर करने का मौका ऐसे वेग तरीके से चला जाएगा। तुम मेरे छोटे भाई हो, इन चीजों में फर्क क्यों करना? सू वॉन्गिंग मुस्कुराई। मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस पार्ट टाइम जॉब का रिस्क थोड़ा हाई होता जा रहा है। क्या होगा अगर सू वॉन्गिंग को बाद में सच पता चल गया? क्या वो मुझे मार मार कर खत्म कर देगी? मैंने अपना सर झटका और इस इशू पर मजीद नहीं सोचा। तो क्या मैंने कल ड्रंक होते वक्त कोई स्टूपिड बात कही थी? स्टूपिड बातें कहना? सू वॉन्गिंग के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक मिस्चीवियस हो गई। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि किसी खास ने ड्रंक होते वक्त क्या कहा था। तो मैंने कुछ भी स्लिप नहीं होने दिया। मैंने कॉशियसली पूछा। मैं तुम्हें नहीं बता रही। सू वॉन्गिंग क्रिप्टिकली मुस्कुराई। ठीक है, मत बताओ फिर। मैं सिर्फ उसे देखकर बता सकता था। ये यकीनन कुछ भी बुरा नहीं है। ये सोचते हुए कि अब मजीद पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बैठने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सू वॉन्गिंग ने अचानक मेरा हाथ पीछे खींचा। तुम क्या कर रही हो? मैं उठ रहा हूं। थोड़ा और सो जाओ, अभी बहुत जल्दी है। सू वॉन्गिंग ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो मुझे अपने कमरे में सुलाने का प्रिविलेज हासिल करने के बाद मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। ये उसके लिए एक पूरी स्ट्रगल थी। कल पूरी रात के बाद वो इतनी आसानी से कैसे जाने देने के लिए तैयार हो सकती थी? हालांकि इससे पहले कि मैं रिएक्ट भी कर पाता, दरवाजे पर अचानक जोर जोर से नॉकिंग हुई और फौरन बाद सू किंग हान की आवाज आई। सू यू, क्या तुम अभी तक जाग गए हो? मैं जाग गया हूं, मैंने जल्दी से जवाब दिया। इस वक्त मैं बस इस मैसी सिचुएशन से बच निकलना चाहता था। याद रखो, ये सू फैमिली का घर है। अगर सू जैंग वो गलत समझ लेता है तो ये एक बड़ी बात है। रुको, शायद वो पहले से ही सदियों से गलत समझ रहा है। जैसे ही मैंने सू वॉन्गिंग की रिजेंटफुल नजर के नीचे बात खत्म की, सू किंग हान ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर घुस आई, मुझे और तीसरी सिस्टर को एक ही बेड पर लेटे हुए देखकर। उसने जल्दी से मुझे ऊपर खींच लिया। थर्ड सिस्टर, सच में आप एक ग्रोन अप हैं। आपको अपनी इमेज का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सू वॉन्गिंग ने डिफाइंटली अपनी भवें उठाईं। कल सूयू को अपने कमरे में लाने के लिए किसने मुकाबला किया था? सू किंग हान का ब्यूटीफुल चेहरा फौरन ब्राइट रेड हो गया। वो अलग बात है। उनकी बहस को और ज्यादा हीटेड होते देखकर मैंने दरवाजे पर नोटिस किया कि एक और शख्स अपना सर अंदर झांका रहा था। हुआन नूना, आप भी यहां हैं? हुआन ने हल्के से सर हिलाया और बोलते वक्त ब्लश कर रही थी। वो डैड सबको डिनर के लिए नीचे बुला रहे हैं। ये सुनकर मुझे किसी ग्रैंड पार्डन जैसा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से ग्रीटिंग्स कहीं और सीधा कमरे से बाहर भाग गया। छोटे भाई सूयू, क्या तुम ठीक हो? सू हुआन ने कंसर्न के साथ पूछा। ये बस थोड़ा सा नशा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना हाथ हिलाया, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है। तुम्हें अब से ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। सू हुआन शू में इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा और मुझे एडवाइस देना जारी रखा। उसकी आंखों में कंसर्न साफ दिख रहा था। मेरे दिल में अचानक गर्माहट की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने आदत से मजबूर होकर सू हुआनिस के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आगे से ज्यादा ध्यान रखना, बस ऐसे ही होना चाहिए। सू हुआनशु ने सर झुका लिया और संतुष्ट मुस्कान दिखाई। डाइनिंग टेबल पर बुजुर्ग पिता सू जैंगवो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे अपनी बेटियों के साथ अंदर आते देखा तो उनका दिल सच में अलग अलग जज्बातों से भर गया।
एक तरफ मेरी वजह से ये घर अब सिर्फ उनके साथ इतना ठंडा और सुनसान नहीं रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटियां मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखाने लगी थीं। अगर मैं उनका असली बेटा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि मेरी पहचान नकली थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब सच सामने आएगा, क्या उनकी बेटियां इसे छोड़ पाएंगी? डैड, आप क्या सोच रहे हैं? बैठने के बाद मैंने सू जैंग वो को आंख मारी। मैं अपने बॉस का मेरे प्रति रवैया समझना चाहता था, क्योंकि अब तक सू जैंग वोस की नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थीं, या शायद वो मेरी किसी हरकत से नाराज है। सू जैंग वो ने मुझे एक नज़र डाली। और क्या सोच सकता हूं? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं, उसने चिड़चिड़े लहजे में जवाब दिया। कुछ नहीं, बस खाओ। एक छोटा सा और रूखा जुमला, लेकिन इसने सू किंग हैन को भवे से कोड़ने पर मजबूर कर दिया। डैड, क्या आप यंगर ब्रदर सू यू के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? सू योंग-इन भी तुरंत बोल पड़ी। आपका यंगर ब्रदर सू यू अभी घर आया है और आप इतने ठंडे हो रहे हैं। क्या आप उसे इतना नफरत करते हैं? सू जैंग वो सन्नी रह गया। मुझ पर झूठा इल्जाम लग रहा है। मैंने बस गलती से थोड़ा सख्त बोल दिया था। क्या मुझे अपने ही बच्चों से ऐसे ज़बानी हमले सहने पड़ेंगे? इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं सू जैंग वो के अंदर के ख्याल सुन सकता हूं, इसलिए मैंने जल्दी से बीच बचाव किया। सिस्टर्स, डैड का वो मतलब नहीं था। सब लोग डैड को दोष देना बंद करो। ये सुनकर तीनों लड़कियां तुरंत शांत हो गईं। आखिर में सू हुआनयिंग ने सू यूज की आंखों में गहरी नजर डाली। तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। वो अच्छा? सू जैंग वो उसकी आंखें फट गई। वो सच में टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाना चाहता था। मैं उसका बॉस हूं। क्या उसकी हिम्मत है वरी बात न माने? योंग यूएन ने ही तो उसे बताया था कि फादर डॉटर के रिश्तों को सुधारना मेरे ऊपर निर्भर करता है। दूसरी तरफ मुझे लगा मैंने अपने बॉस को मुश्किल से निकाल दिया है, इसलिए मैं खुद पर काफी गर्व महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या बॉस से इनाम मांगना चाहिए। तभी मैंने सू जैंग वोस की वो नाराज नजर देखी, जो बिल्कुल किसी ठुकराए हुए बीवी जैसी लग रही थी। साय, ऐसा क्यों लग रहा है कि गलतफहमी और गहरी होती जा रही है? अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी काफी सीधी सादी रही। दिन में सू किंग हैन के साथ स्कूल जाना, रात में घर लौटकर सू हुआनिस के पास बैठना जब वो ड्राइंग करती थी, और कभी कभी सू हुआन किंग्स के अचानक हमलों से बचना। जहां तक एल्डेस्ट और सेकंड सिस्टर्स का सवाल था, एक कंपनी में व्यस्त थीं और दूसरी विदेश टूर पर थीं, इसलिए अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। नेचुरली सिस्टर्स के साथ रिश्ता मजबूत बनाते हुए मैं अपना असली काम नहीं भूला। कम से कम सिस्टर्स और सू जैंगवो के बीच की गलतफहमी कुछ हद तक सुलझ गई थी। बस एक कमी ये थी कि सू जैंगवो के मन में जैसे कुछ चल रहा था। जब भी मैं काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने आता, वो हमेशा हिचकिचाते लगते, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन रोक लेते हों। उम्मीद करता हूं ये बस मेरा वहम हो, वरना मुझे सच में दोबारा सोचना पड़ेगा अगर उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में सच में कोई दिक्कत हुई तो। आज भी मैंने हमेशा की तरह काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। रिपोर्ट खत्म करने के बाद मैंने अपनी रिक्वेस्ट रखी, बॉस, मैं आज एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं ताकि अपने ग्रैंडफादर से मिल सकूं। सू जैंगवो ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हारे ग्रैंडफादर की अभी सर्जरी हुई है, शायद कुछ महीनों में वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं अब चलता हूं। रुको, सू जैंगवो ने मुझे अचानक वापस बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। जो होगा देखा जाएगा। बॉस, मैं एक मर्द हूं, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं रेंट अ बॉयफ्रेंड वाला काम भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। सू जैंगवो के मुंह खोलने से पहले ही मैंने 3 सीधे और सख्त इनकार एक साथ सुना दिए। सू जैंगवो बिल्कुल सन्नी रह गया। ये आखिर क्या? मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट रखने का क्या मतलब है? उसने गला साफ किया। सू, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है, आमतौर पर जिन लोगों के इरादे होते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। सू जैंगवो के माथे पर नसें उभर आईं। उसने कहा, मैंने कहा ना, बात वो नहीं है। मैं तुम्हारे और मेरी बेटियों के बारे में बात करना चाहता हूं। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी आंखें घुमाईं। सू जैंगवो के मुंह का कोना फड़कने लगा। मैं बताने ही वाला था। क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुमने पहले मुझे इंटरप्ट किया था? तो मेरे और तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या? पहले ही साफ कर लेते हैं, अगर तुम मुझे बॉयफ्रेंड के तौर पर हायर करना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। सू जैंगवो ने अपना सर हिलाया। बिल्कुल इसके उल्टा। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके बहुत करीब जाओ। मैंने फौरन कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर मैं उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? अच्छा रिश्ता बनाना ठीक है, पर क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम और वो बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रहे हो? वो सीन अपने आप मेरे दिमाग में आ गया जब मैं उस दिन स्विंग के बेड पर लेटा हुआ था।
इसलिए सुयू तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम आखिरकार मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो। हर काम कभी ना कभी खत्म हो जाता है। शायद तुम नहीं चाहते होगे कि जब वो वक्त आए तो वो तुमसे चिपकती रहें। हालांकि ये बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं, ऐसा लगता है कि मुझे सच में उनसे दूरी बनाए रखने के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। जी, मैं ये याद रखूंगा बॉस। सू जैंग वो ने सैटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया। कितना समझदार बच्चा है। एक और जगह, सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के वीआईपी रूम के दरवाजे पर एक स्टनिंग फिगर वाली औरत ने रूम प्लेट पर लिखा मरीज का नाम देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। वो ग्रैंडफादर जिसने सुयू को अडॉप्ट किया था, इन सब सालों में उसका अकेला रिश्तेदार। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप सुयू के ग्रैंडफादर हैं? गिफ्ट्स लिए हुए औरत ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। हाँ, बूढ़े आदमी ने क्यूरियोसिटी में अपना सर झुकाया। मैं सुयू की गर्लफ्रेंड हूं। सू फैमिली विला से निकलने के बाद मैं दूरी की परवाह किए बिना फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागा। सू जैंग वो ने जो रूम नंबर दिया था उसका पीछा करते हुए मैं हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा पूरा खुला था। क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही बेड था, मेरे ग्रैंडफादर की परछाई को पहचानना बहुत आसान था। लेकिन उनके पास कोई और क्यों था? वो बचपन में बहुत शरारती था। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सुयू, तुम भी आ गए। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर वो औरत सोयू को दरवाजे पर हैरान खड़ा देखने के लिए मुड़ी। शाओयू, तुम आज भी आ गए। औरत की आंखों में थोड़ी सरप्राइज दिखी, पर उसने जल्दी से अपना कंपोजर वापस पा लिया और सुयू को एक चमकदार मुस्कुराहट दी। मेरा चेहरा इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूजन से भरा था। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने सामने खड़ी औरत को नहीं पहचाना, पर वो इंसान जिसे बड़ी बहन सू फांग वू होना चाहिए था, वो यहाँ क्यों थी? और उसने मुझे शाओयू तक कह दिया। इससे पहले कि मैं होश में आता, बेड पर लेटे हुए ग्रैंडफादर ने हंसते हुए कहा, शाओयू, सच में इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होना और उसे मुझसे छुपा कर रखना। मैं डर रहा था कि तुम मेरे इलाज के पैसे भरने के लिए खुद को बेच दोगे। मैं और भी ज्यादा बिविल्डर्ड हो गया। गर्लफ्रेंड, ये क्या हो रहा है? अपने शक के बीच मैंने देखा कि जब ग्रैंडफादर नहीं देख रहे थे, सू फांग वू ने मुझे इशारा करने के लिए आंख मारी। वो साफ तौर पर चाहती थी कि मैं कोऑपरेट करूं और इस नाटक को खत्म करूं। ऐसे किसी गलत क्लेम के बारे में आम हालात में तो मैं साफ इनकार कर देता, पर मुश्किल ये थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्हें अपना काम कैसे समझाऊं। ग्रैंडफादर को इस रेनेसेंस जॉब की ऑथेंटिसिटी पर यकीन दिलाने में इतनी मेहनत करने के बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि मुझे अचानक एक गर्लफ्रेंड मिल गई है जो एक अमीर खानदान की लड़की है। इससे उन्हें आराम करने और रिकवर होने में भी मदद मिलेगी। ये सोचकर मैंने ग्रैंडफादर को देखकर मुस्कुराया। वेल, हम अभी हाल ही में मिले हैं। सही कहा। सू फांग वू ने सुयू का हाथ पकड़ते हुए बात आगे बढ़ाई। हमें यह भी फिक्र थी कि आप बहुत एजिटेटेड हो जाएंगे, इसलिए हम आपकी सर्जरी के बाद आपको बताना चाहते थे। ओह, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर मैं खुश रहूंगा तो बीमारी और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने खुशी से अपना हाथ हिलाया। ग्रैंडफादर, मैं आपके लिए एक एप्पल छील देती हूं। सू फांग वू ने इस टॉपिक को खत्म करने के लिए एक सेंटेंस कहा और कमरे से बाहर निकलने का मौका भी लिया। वो साफ तौर पर हम दोनों के लिए एक प्राइवेट स्पेस बनाना चाहती थी। शाओ यूयू, कितनी समझदार लड़की है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों मिलकर इस बूढ़े आदमी को ट्रिक तो नहीं कर रहे ना? मैं बिल्कुल भी नहीं फ्लिंच किया। ग्रैंडफादर, ज्यादा मत सोचिए, सर्जरी भी हो चुकी है। इतना महंगा फ्रॉड कौन करेगा? फांगवू है जिसे मैं पार्ट टाइम काम करते हुए मिला था। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि उसके घर वाले मुझे अप्रूव नहीं करेंगे। ये सुनकर दादाजी आखिर पूरी तरह निश्चिंत हो गए। सही है, लेकिन इस बार उसने मेरे इलाज पर काफी पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें आगे चलकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। निश्चिंत रहिए दादाजी, मुझे सब समझ है। मैंने सिर हिला दिया। वैसे तुम दोनों पहले क्या बात कर रहे थे? फैंगू ने मुझसे तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ बातें पूछी थीं। कोई बड़ी सीक्रेट बात नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। क्या कोई प्रॉब्लम है? जैसे मैंने सोचा था, वो यहाँ मेरी आइडेंटिटी की जांच करने आई थी, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई। आखिर दादाजी को भी मेरी असली आइडेंटिटी नहीं पता। कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी बातें हैं। हाँ बिल्कुल, बुढ़े आदमी ने सिर हिला दिया। ये बस बाथरूम जाते वक्त गिर गया था, पटाखे से खेलते हुए अपने ऊपर गाय का गोबर लगा लिया था और चिड़िया के अंडे चुराने की कोशिश में भंवरों से कटवा लिया था। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। दादाजी, बस करिए। ठीक है, मुझे हद पता है, चिंता मत करो। मैं सच में शर्मिंदा करने वाली कहानियां नहीं बताऊंगा।
उसी वक्त सू फैंगवू बाहर से वापस आ गई। उसके हाथों में 2 छिले हुए सेब थे। उसने एक एक हमें दे दिया। उस पल वो बिल्कुल एक समझदार बीवी और बहू जैसी लग रही थी। इतना ही नहीं, मुझे एक बाइट लेते देखकर सू फैंगवू मेरे कान के पास झुककर बोली, शियाओ, अच्छा है, क्या नूना तुम्हें खिलाए? मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। एक पल के लिए मुझे इस बड़ी बहन में सू वोंग चिंग की झलक दिखाई दी, बिल्कुल उतनी ही शरारती और दूसरों को छेड़ना पसंद करने वाली। बस सू वोंग चिंग के मुकाबले में सू फैंगवू थोड़ी बड़ी थी और उसकी खूबसूरती ज्यादा मैच्योर और दिलकश थी। नूना, क्या आपको काम पर नहीं होना चाहिए? आप यहां क्यों हैं? जैसे ही हम हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकले, मैंने तुरंत पूछा। मैं उस बुजुर्ग आदमी से मिलने आई हूं जिसने मेरे छोटे भाई का 10 साल से ज्यादा ख्याल रखा। क्या एक असली बहन होने के नाते मुझे ये नहीं करना चाहिए? सू फैंगवू हल्की सी हंसी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जवाब दिया। मैंने नफरत भरी नजर से आंखें घुमाईं। इतनी खुलकर इन्वेस्टिगेशन कर पाना, कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी छोटी उम्र में सीईओ बन गई। ओह, सही कहा, तुम्हारी बाकी बहनों को अभी तक पता नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं अगली बार उन्हें भी बुला लूं? तुम्हें क्या लगता है? तुम पहले ही खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बता चुकी हो, क्या उन्हें बुलाना सच में ठीक रहेगा? हाँ, मेरी अभी की आइडेंटिटी मेरे छोटे भाई सूयू की गर्लफ्रेंड की है। सू फैंगवू ने अपने माथे पर हाथ मारा और नेचुरल तरीके से मेरे साथ लगकर खड़ी हो गई। सिट्रस वाली शैम्पू की खुशबू और हल्की सी परफ्यूम की महक मेरी नाक तक आई। मैंने मुड़कर सू फैंगवू की खूबसूरत फिगर देखी और जल्दी से नजर हटा ली। ये फिगर सच में बहुत ज्यादा दिलकश है। आज उसने काफी सादगी वाले कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी उसकी वो सेक्सी